सो वेलकम बैक दोस्तों, और इस लेक्चर के साथ शुरू करेंगे सर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो तीसरा पार्ट है हमारा फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के बाद। डेरिवेटिव्स में चार हिस्से होते हैं सर, या डेरिवेटिव्स के चार टाइप होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। ये स्वैप्स वाला जो पार्ट है ये हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में देखेंगे। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स हमने स्टार्टिंग से देख लिया है। अब बारी है सर ऑप्शंस की, तो पूरा जो आगे का पार्ट है ये ऑप्शंस का ही रहेगा। अच्छा, पहले बेसिक सीख लेते हैं सर ऑप्शंस के, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए सर, मज़ा आने वाला है। अब ऑप्शंस भी जो आप देखने वाले हो, थोड़ा ध्यान देना कि इसके लिए पहले हमें फिर से फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा ना। एक सेकंड, देखो सर, अब क्या होता था, ये है टाइमलाइन, ये है टाइमलाइन। अब फॉरवर्ड तो बाद में, पहले मान लो कोई स्टॉक है, उसकी प्राइस है आज की 100 रुपये, ठीक है। अब मान लो कि आपको शेयर खरीदना है, लेकिन आपको ना इस डेट पे शेयर नहीं खरीदना, आपको खरीदना 3 महीने बाद में, ठीक है। आपको 3 महीने बाद में खरीदना है, तो दो ऑप्शन आपके पास: या तो 3 महीने का इंतजार कर लो स्पॉट मार्केट में ही, और 3 महीने बाद जो भी प्राइस होगी मार्केट में उस पे आप खरीद लेना। अब आपको लगता है यार प्राइसेस बढ़ गई, तो 100 का 140 हो गया यहाँ पे, तो आपको तो 140 में खरीदना पड़ जाएगा, और आप इतने महंगे में नहीं खरीदना चाहते, और उस चीज़ के लिए हेजिंग करने के लिए आपके पास डेरिवेटिव्स मार्केट है। तो ऐसे टाइम पे आपको हेजर कहा जाता है, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स मार्केट में 110 की प्राइस वाला फॉरवर्ड खरीद लोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि आपको शेयर खरीदना है 3 महीने बाद, इसलिए आज आप फॉरवर्ड खरीदोगे। अगर आपको बेचना होता ना तो आप फॉरवर्ड बेचते, ठीक है। 110 पे आप फॉरवर्ड खरीद लोगे। क्या कैश फ्लो क्या होता है यहाँ पे? कैश आउटफ्लो क्या होगा यहाँ पे? निल। फॉरवर्ड में कोई इनिशियल मार्जिन नहीं देना पड़ता, ध्यान दिया। अब आपका पर्पस एक्चुअल में शेयर खरीदने का है, और उस वजह से आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो आपको हेजर कहा जाता है। डेरिवेटिव्स को यूज़ करने वाले 3 लोग होते हैं सर। एक तो मैंने बता दिया हेजर। अब दूसरा देखो, मैं आया, मुझे देखा कि फॉरवर्ड 110 का अवेलेबल है मार्केट में, और ये प्राइस बढ़ सकती है, फॉरवर्ड की ही प्राइस बढ़ सकती है, और मुझे कमाना है पैसा। शेयर खरीदना मेरा पर्पस है ही नहीं सर, शेयर खरीदना मेरा पर्पस है ही नहीं, कोई लेन देन नहीं है शेयर की ओनरशिप से मुझे। तो स्पॉट मार्केट में मुझे ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है। मैं फॉरवर्ड को खरीदता हूँ आज, और 3 महीने बाद फॉरवर्ड को बेच देता हूँ। सिंपल बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन इन द सेम मार्केट, दैट्स कॉल्ड एज स्पेकुलेशन। आप प्राइसेस पे खेल रहे हो। आपका सिर्फ ये ट्रांजैक्शन लेने का मतलब ही यही हो गया था कि ये प्राइस बढ़ेगी तो आप बेच दोगे, क्योंकि 3 महीने बाद तो वैसे भी एक्सपायर हो रहा है। ये कोई आइटम तो है नहीं जिसकी ओनरशिप आपको मिल रही है, ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप इसे खरीद रहे हो और उसको बाद में बेच रहे हो, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हो, आप स्पेकुलेटर कहलाए जाते हो। तो देखा दोनों में कैसा डिफरेंस है। दोनों में खरीदा है आपने फॉरवर्ड को, लेकिन पहले में पर्पस ये था कि मुझे सच में 3 महीने बाद शेयर खरीदने हैं, और मैं महंगे में नहीं खरीदना चाहता, इसलिए आज फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हो गया हेजर। यहाँ सिर्फ अगर आप इसमें कर रहे हो, कोई पर्पस नहीं है शेयर खरीदने का, और फिर भी फॉरवर्ड खरीद रहे हो, आप हो गए स्पेकुलेटर, ठीक है। आर्बिट्रेजर के बारे में बाद में बताऊंगा। अब मान लीजिए कि आपने तो फॉरवर्ड खरीद लिया, यू हैव अ लॉन्ग पोजिशन इन द फॉरवर्ड मार्केट। 3 महीने बाद में स्पॉट मार्केट में शेयर की कीमत हो जाती है, लेट्स से 70 रुपीज़ और 140 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा, एक चीज को तो समझो, एक्सपायरी पे कन्वर्जेंस इफेक्ट की वजह से जो स्पॉट की प्राइस होगी वही फॉरवर्ड की बन जाती है, वही फ्यूचर्स की बन जाती है। तो फॉरवर्ड की भी प्राइस 3 महीने बाद 70 और 140 रहेगी, ये समझा क्या आपको? ठीक है, ये हमने ऐसे थ्योरेटिकल प्राइस में क्वेश्चंस देखे थे। ओके, नाउ आपने फॉरवर्ड खरीदा, भले ही आप स्पेकुलेटर हो या हेजर हो, मैं सिर्फ डेरिवेटिव्स मार्केट को देख रहा हूँ। आपने फॉरवर्ड खरीदा, आप फॉरवर्ड को बेच दोगे। यहाँ पे आपको पोजीशन क्लोज करने के लिए कौन सा पोजीशन लेने की ज़रूरत है?
आपको कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है तो शॉर्ट पोजीशन। तो देखो 110 का खरीदा, 70 में बेचा, आपको क्या होगा यहाँ पे नुकसान 40 रुपये का। लेकिन 110 का खरीद के 140 में बेचा तो आपको क्या होगा फ़ायदा 30 रुपीज़ का। आया समझ में? अब आप ध्यान देना, यहाँ पे कैश फ्लो कुछ भी नहीं था, यानी 110 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जहाँ 110 आपने दिए भी नहीं वहाँ 70 आपको मिलेंगे भी नहीं, वहाँ 140 आपको मिलेंगे भी नहीं। जो मेन प्राइस होती है उसका कैश फ्लो नहीं होता, वो फ्लो में नहीं आता। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स ये आपका सेटलमेंट होता है। अगर आपने सिर्फ इसमें ट्रांजैक्शन किया है तो ये सिर्फ कैश में सेटल होगा, ठीक है। तो आपका 40 गया, आपको 30 आया, ठीक है। अब ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है आपने लॉन्ग पोजीशन है आपकी, तो जो बायर था फॉरवर्ड का, आप कौन हो गए, बायर थे फॉरवर्ड के, आपको नुकसान हुआ इस केस में, यानी आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। आप अगर सेलर होते तो इतना ही अमाउंट आपका प्रॉफिट होता और ये वाला अमाउंट आपका नुकसान होता। यानी कि फॉरवर्ड में बायर और सेलर दोनों को नुकसान हो सकता है एक्सपायरी पे। मैं ये नहीं बोल रहा होगा ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन नुकसान हो सकता है। और दोनों को दोनों के दोनों लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान हो सकता है, नुकसान होने वाला ही डिफ़ॉल्ट करेगा। और इस डिफ़ॉल्ट को हटाने के लिए, इस ड्रॉबैक को जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में था उसको हटाने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया जिसे हमने कहा फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में भी ट्रांजैक्शन इसी तरह से होने लगे। 110 का आपने अब मान लो फ्यूचर्स खरीद लिया, ठीक है। पर अब देखो इसमें क्या हो गया, आपको यहाँ पे कैश आउटफ्लो के तौर पे इनिशियल मार्जिन जमा कराना पड़ता है, और ये आपका खर्चा नहीं होता सर, ये आपका होता है डिपॉजिट, ये आपको वापस मिल जाता है। और इसी के ताकि आपको अगर नुकसान हो रहा है एक्सपायरी पे तो आप डिफ़ॉल्ट ना करें, इसलिए आपसे स्टार्टिंग में ही एक डिपॉजिट रखवा लिया जाता है कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट आपका ये मार्जिन अकाउंट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अब डिफ़ॉल्ट का रिस्क ही ख़त्म हो गया, सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो आपको प्रॉपर एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपने 110 का ख़रीदा, अब इसमें क्या होगा ध्यान देना, अगेन द सेम थिंग, क्लोज करने के लिए आपको शॉर्ट जाना पड़ेगा। और उस दिन कन्वर्जेंस इफेक्ट की वजह से प्राइसेस 70 या 140 हो सकती है, और इस केस में भी आपको कैश में सेटलमेंट होगा और आपको 40 और 30 का नुकसान हो सकता है। मतलब आप देखो कैश फ्लो के टर्म में फॉरवर्ड और फ्यूचर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस बात यह है कि यहाँ 40 देने की जब नौबत आएगी तो आप भाग सकते हो, डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, और यहाँ जब 40 देने की नौबत आ रही है तो आपसे मांगा ही नहीं जा रहा, ये 40 आपके डिपॉजिट में से काट लिए जाते हैं और ये 30 का प्रॉफिट आपके डिपॉजिट में डाल के आपको डिपॉजिट वापस किया जाता है। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ सेम हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स। अब मेरी बात को समझो, दोनों केस में आपको नुकसान होने के चांसेस है, फॉरवर्ड या फ्यूचर्स में। अगर आप स्पेकुलेटर हो तो आपको तो नुकसान हो सकता है, आप बायर हो तो नुकसान हो सकता है, सेलर हो तो भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जिसको नुकसान हो सकता है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, उससे इनिशियल मार्जिन लेना चाहिए था, तो फ्यूचर्स में लिया जाता है। अब मैं आपको तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ, ध्यान देना। तीसरे कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसमें आप स्ट्राइक पर प्राइस चूज करते हो जिस पे आपको शेयर खरीदना होगा, ठीक है। यहाँ एफ होता है, यहाँ के होता है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है मान लो 110, अब आपने ये ऑप्शन खरीदा है। अब आप थोड़ा ध्यान देना इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब आप 3 महीने बाद शेयर खरीद सकते हो, इसमें भी यही मतलब था, इसमें भी यही मतलब था, मतलब तो तीनों में सेम है, लेकिन 3 महीने बाद होता ये है कि आप का कॉन्ट्रैक्ट कैश में सेटल हो जाता है, शेयर नहीं मिलता आपको। यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में कोई शेयर नहीं देगा आपको, शेयर्स खरीदना है तो मार्केट में जाओ। ये 40 रुपये का नुकसान हुआ और 70 का शेयर खरीदा, तो 70 और 40 110 रुपये गए आपके। 110 जो बोला था वो जाएंगे ज़रूर, लेकिन अलग अलग मार्केट में, अगर सच में शेयर खरीदना है तो। नहीं तो ये कैश और प्रॉफिट और लॉस लेके घर जाओ, अगर सिर्फ प्रॉफिट पर्पज़ है तो। अब यहाँ पे हमने 110 का डिसाइड कर लिया कि हमें
शेयर खरीदने को मिल जाएगा। 3 महीने बाद 110 का शेयर मिल सकता है, ध्यान देना। अगेन 3 महीने बाद में मार्केट में जो वही कन्वर्जेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो प्राइस है वो कंपेयर होगी। अब आप देखो 110 में आप खरीद सकते हो, मार्केट में रेट 70 रुपये का चल रहा है। 70 की चीज़ कौन 110 में खरीदेगा, नहीं खरीदना चाहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, आपको ऑप्शन मिला था, आपको एक राइट मिला था कि अगर लगता है तो खरीद लो। फॉरवर्ड और फ्यूचर में यही चीज़ मिसिंग थी। आपने जब 110 फाइनल कर लिया था फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में, उसका मतलब ही वहाँ पे ये हो गया था कि खरीदना पड़ेगा, चाहो ना चाहो। तो हम तो यहाँ ना चाह रहे थे, फिर भी पड़ा इसलिए लॉस हुआ। यहाँ तो हम चाह रहे थे और पड़ा इसलिए प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ अगर हम चाहें तो खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदे, ध्यान देना। और जब हमें नुकसान होते हुए दिखेगा तो हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, नॉट एक्सरसाइज्ड। एक्सरसाइज नहीं करेंगे यानी कि इस ऑप्शन के अंदर हम एक्शन लेंगे ही नहीं। हम नहीं चाहेंगे कि 110 में शेयर खरीदे। अगर हमने कोई एक ऑप्शन ये एक्सरसाइज नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, ध्यान देना, इसको कहा जाता है नो एक्शन वाली सिचुएशन, जिसे आप नॉट एक्सरसाइज्ड भी कह सकते हो, जिसके तहत ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा और आपको कोई न पैसा लेना है न देना है, ये ध्यान रखें। ज़ीरो, ठीक है। पर आप दूसरी सिचुएशन देखो, अगर मार्केट में कोई चीज़ 140 की चल रही है तो आप 110 में क्यों नहीं खरीदना चाहोगे? आप खरीदना चाहोगे और आप अगर चाहो तो खरीद सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्शन लोगे। इसका मतलब आप यहाँ पे ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज करोगे तो आपको कुछ पे ऑफ मिलेगा। पे ऑफ कितना होगा सर? बहुत सिंपल सी बात है, 140 की चीज़ आप 110 में खरीद रहे हो, ये तो एक्सचेंज को भी पता है। एक्सचेंज बोलेगा भाई ठीक है 140 की है मार्केट में, हमारा 110 का डिसीजन हो गया था, तो तू 30 रुपये ले ले और जा घर। तो आपको 30 रुपये का सेटलमेंट देके भगा दिया जाएगा। अब आप डिफरेंस देखो फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। फॉरवर्ड और फ्यूचर कम्स विथ एन ऑब्लिगेशन टू बाय एट 110, बट ऑप्शन कम्स विद द राइट, नॉट द ऑब्लिगेशन। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट होगा तो ही हम यहाँ पे एक्शन लेंगे, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस। हमने अपने आप को इंश्योर करवा लिया कि अब हमें एक्सपायरी पे या उसके पहले कभी भी जब हम सेटल करने चाहेंगे कोई नुकसान नहीं होगा। और उस चीज़ के लिए आपको देना पड़ता है स्टार्टिंग में प्रीमियम। कैश आउटफ्लो की तरह क्या होता, कैश आउटफ्लो क्या होता है सर स्टार्टिंग में? कैश आउटफ्लो आपका होता है प्रीमियम अमाउंट, जो आपका परमानेंट एक्सपेंस होता है। ध्यान देना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में की शुरुआत करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा। फ्यूचर्स की शुरुआत करने के लिए इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, जो डिपॉजिट कहलाता है, लेकिन ये खर्चा नहीं होता। ऑप्शंस में आपको प्रीमियम देना पड़ता है ऑप्शंस की शुरुआत करने के लिए, जो आपका ओनली खर्चा होता है। ओनली खर्चा मतलब एक बार ये अमाउंट दे दिया, इसके बाद आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल नॉट हैव टू मेक एनी पेमेंट। सो दीज आर द पे ऑफ्स। दैट्स वाई यहाँ खर्चा हो गया ना। आपने ऑप्शन खरीदा तो आपका यही खर्चा है, जो ऑप्शन बेच रहा है उसका यही इनकम है सर। इससे ज़्यादा उसकी इनकम होगी भी नहीं। सेलर के एंगल से देखो, अगर आपका मैक्सिमम एक्सपेंस या लॉस ये अमाउंट है तो सामने वाले का मैक्सिमम इनकम भी यही अमाउंट हुई। अगर आपको एक्सपायरी पे नुकसान नहीं हो सकता तो उसको एक्सपायरी पे प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। उसको होगा तो सिर्फ नुकसान, नहीं तो ज़ीरो। आप उसके एंगल से देखो, सेलर के एंगल से, उसके इसमें ये ज़ीरो दिखेगा क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया और आपके और उसके बीच में कोई कैश फ्लो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ उसको 30 का प्रॉफिट है तो देगा कौन? सेलर ही तो देगा, तो उसे ज़ीरो और -30 दिखेगा। तो मेचोरिटी पे, एक्सपायरी पे, सेटलमेंट पे उसके यानी सेलर के अकाउंट में लॉस ही आ सकता है, प्रॉफिट नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। आप इंश्योरेंस देखो,
आप जब बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, या आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, 1 साल की उसकी वैलिडिटी होती है, और स्टार्टिंग में इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम ले लेती है, और वही सिर्फ उनकी इनकम होती है, वही सिर्फ उनकी इनकम होती है। और उसके बाद 2 चीज़ें हो सकती है सर साल भर में, ध्यान देना। अगर हम इंश्योरेंस के एंगल से देखें तो इंश्योरेंस में ना एक पॉलिसी होती है, लेट से 5 लाख का आपने इंश्योरेंस करवा लिया, और आप वो इंश्योरेंस खरीदते हो ना, आप तो बायर हो इंश्योरेंस के, तो 5 लाख रुपए आपको कभी देने या लेने पड़ते हैं? नहीं सर, ये तो पॉलिसी की अमाउंट होती है। ठीक है, आपको देना और लेना जो पड़ता है वो क्या होता है सर? वो होता है आपको इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपका ओनली एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी होती है साल भर की। साल भर में कभी भी 2 चीज़ें हो सकती है सर इस इंश्योरेंस के तहत। मान लो ये मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है। मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना। यानी कि मैं बोल लूँ मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली नहीं हो तो अच्छा ही है, नो मेडिकल एक्सपेंसेस। पर हो सकता है आपको मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़े अगर आप बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान देना। ऐसे केस में क्या होगा, अगर कोई एक्सपेंसेस नहीं है आपके तो ज़ीरो, इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ देगी नहीं, आप इंश्योरेंस कंपनी से कुछ लोगे नहीं, ये इंश्योरेंस जो है वो लैप्स हो जाएगा और उनके जेब में ये इनकम चली गई। साल भर में उनके लिए यही इनकम थी सर, ठीक है, उसके बाद उनको और कुछ नहीं मिलना। लेकिन ध्यान देना मेरी बात में, अगर मेडिकल खर्चा आया तो आपको अपने जेब से नहीं देना। मान लो 2 लाख रुपए का खर्चा आ गया मेडिकल का, इसमें ऐसा होता है ना, 5 लाख तक की पॉलिसी यानी 5 लाख तक का कवर आपने लिया हुआ है। अब मेडिकल खर्चा अगर 2 लाख का आ गया तो देगा कौन? सेलर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके इसमें लॉस दिखेगा, आपके इसमें प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट आपको क्यों दिखेगा? क्योंकि आपके खुद के पैसे उतने लगने से बच गए, तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखेगा, जो भी क्लेम आपका आता है, एक्सपेंसेस का जो बिल आता है। तो आप देखो इस ऑप्शन को इंश्योरेंस से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें भी ये वो प्राइस होती है जिस पे हम खरीदना चाहते हैं, इस पे भी वो प्राइस होती है जिस पे हमने इंश्योरेंस खरीदा, कवर कहते हैं उसको। इसमें भी प्रीमियम देना पड़ता है, इसमें भी प्रीमियम देना पड़ता है, यहाँ पे भी वो एक्सपेंस कहलाता है, यहाँ पे भी वो एक्सपेंस कहलाता है। ये अमाउंट कभी वापस नहीं मिलती, ठीक है। और जैसे ही हम प्रीमियम पे करते हैं हमें एक वैलिडिटी मिल जाती है कि इतने टाइम तक ये ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी खर्चों की मेडिकल की तो हम आपको क्लेम रियम्बर्स करा देंगे, अदरवाइज ज़ीरो। आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा सर। और अब अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया तो, बट अगर इसमें भी ऑप्शन में भी वही है कि अगर आपको फ़ायदा होते हुए दिखा तो आप एक्शन लोगे, नहीं तो आप लैप्स होने दोगे। और फ़ायदा होते हुए दिखा तो एक्शन लोगे, तो 30 रुपये कौन देगा? एक्सचेंज देगा। सो इट इज़ एज गुड एज ऑप्शन, जिसमें हम आज एक अमाउंट दे के ये इंश्योर कर लेते हैं कि एक्सपायरी या उसके पहले जब भी हम सेटल करें तब हमें सिर्फ फ़ायदा हो, नुकसान नहीं हो। ये है सर फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के अलावा। और ये जो मैं बात कर रहा था 110 की, वो 110 में शेयर खरीदने की बात कर रहा था। ऑप्शंस ना 2 तरह के होते हैं। क्या शेयर खरीदने का आपको ऑप्शन खरीदना है, 2 बार खरीदना आया देखना, या शेयर बेचने का आपको ऑप्शन खरीदना है? दोनों केस में आपके हाथ में राइट हो सकता है। सो जो ये मैं बता रहा था यहाँ पे 110 में शेयर खरीदना है, वो था कॉल ऑप्शन, क्योंकि आपको शेयर खरीदना है। अब मैं इसके टाइप आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं। ऑप्शन या तो कोई बाय करेगा, ऑप्शन या तो कोई सेल करेगा। तो एक होता है बायर, एक होता है सेलर। जो बायर होता है उसे होल्डर ऑफ द ऑप्शन कहा जाता है, जो सेलर होता है उसे राइटर ऑफ द ऑप्शन कहा जाता है, ठीक है। होल्डर ऑफ द ऑप्शन जो होता है, ध्यान देना, उसके पास राइट होता है। वो डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है। या तो वो कॉल ऑप्शन खरीद सकता है या तो वो पुट ऑप्शन खरीद सकता है। 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है सर राइट टू बाय द असेट, और पुट ऑप्शन का मतलब होता है सर राइट टू सेल द असेट। अब थोड़ा सा
लाइन से हट के मैं एक चीज़ डिफाइन कर दे रहा हूँ कि असेट क्या है सर। इसमें असेट कैन बी एनीथिंग। तो अब असेट क्या क्या हो सकते हैं सर, ये थोड़ा सा एक बार देख लो। असेट कैन बी एनीथिंग लाइक स्टॉक्स, इंडेक्स और कमोडिटी, राइस, बाजरा। कमोडिटी के बाद आपका करेंसी भी हो सकती है, ठीक है। सो करेंसी से रिलेटेड कॉल और पुट ऑप्शन हम फॉरेक्स वाले चैप्टर में देखने वाले, ठीक है सर। आगे बढ़े। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था आपको कि ऑप्शंस खरीदने वाले को होल्डर कहते हैं, बेचने वाले को राइटर कहते हैं। खरीदने वाला कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद सकता है। कॉल ऑप्शन का मतलब समझो कि हमें एक राइट मिलता है जो हम जिसमें हम असेट को खरीद सकते हैं। यहाँ पे भी हम खरीद ही रहे हैं ऑप्शन को, बट हम कौन सा ऑप्शन खरीद रहे हैं? असेट को बेचने का ऑप्शन खरीद रहे हैं, क्योंकि हमको राइट मिल रहा है, ऑब्लिगेशन नहीं, सिर्फ राइट मिल रहा है। फ़ायदा ही होगा एक्सपायरी पे या सेटलमेंट पे, तो हमें इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। फ्री में नहीं आता सर कुछ भी, हमें इसकी एक कीमत चुकानी होती है जिसे कहा जाता है प्रीमियम। और ये प्रीमियम आप किसको देते हो सर? बहुत सिंपल है, ये प्रीमियम हम देते हैं सेलर ऑफ द ऑप्शन। इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस बेचेगी तो आप प्रीमियम दोगे ना इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये है सर सारा सीन। थोड़ा सही कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आया समझ में? खेल ये जो है चलने वाला है अभी। अब ध्यान देना, ये प्रीमियम जो होता है, अच्छा अब हो गया प्रीमियम, यहाँ तक तो बात हो गई। इस प्रीमियम के आगे भी दो तीन चीज़ें हैं तो मैं ड्रॉ करूँगा बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक सेकंड, कहाँ अटक गया ये? ठीक है। बड़े सर अब आगे कॉल ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, पुट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। यहाँ जो हमने लिया था वो क्या था सर? वो कॉल ऑप्शन खरीदा था हमने। इस प्राइस जो होती है उसकी वो होती है प्रीमियम। अब देखो फ्यूचर्स की जो वैल्यू होती है वो है 110, फॉरवर्ड की जो वैल्यू है वो 110, लेकिन ऑप्शन की वैल्यू 110 नहीं होती, वो सिर्फ कवर्ड अमाउंट है। ऑप्शन की भले ही कॉल हो या पुट हो, वो वैल्यू होती है उसकी प्रीमियम। तो हमने याद है देखा था कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की थ्योरेटिकल प्राइस क्या कैसे निकालना है, वैसे हम ऑप्शंस की भी थ्योरेटिकल प्राइस निकालना देखेंगे, लेकिन ऑप्शन की जो प्राइस होती है वही प्रीमियम होती है। तो प्रीमियम को थ्योरेटिकली कैसे निकालना है ये हम देखेंगे आगे जाके। पहले हम देख लेते हैं कि सर प्रीमियम जो हम दे रहे हैं उसमें सेटलमेंट कैसा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि 0 और ये जो 30 का कैलकुलेशन है ये कैसे करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें हमें मज़ा भी आने वाला है। आइए, तो अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 51 तक सेम तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ऑप्शन सेटलमेंट, इसको आप पे ऑफ भी बोल सकते हो, पे ऑफ। अब थोड़ा ध्यान देना, पे ऑफ। अब क्या है, जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा, आपने 110 की स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन खरीदा था। अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो कॉल ऑप्शन लो, स्टॉक बेचना है तो पुट ऑप्शन खरीदो। दोनों केस में प्रीमियम दोगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपको ये 0 और 30 हो रहा था ना, जो कि डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइस था, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइस था, इस केस में 0 आया। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो थी आपकी वो ज़्यादा थी और आपके हाथ में तो राइट है। 70 की चीज़ आप 110 में क्यों खरीदोगे? इसलिए नहीं खरीदोगे, तो वो हो गया 0। बट 140 की चीज़ आप 110 में तो खरीदोगे, तो कैसे आया 30? 110 में से 140 माइनस किया या 140 में से 110 माइनस किया? सर 140 माइनस 110, सो दैट्स 30। तो कॉल ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो जो था वो कॉल ऑप्शन था। तो उसका पे ऑफ कैसे निकालते हैं? पे ऑफ
इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ स्पॉट माइनस स्ट्राइक या ज़ीरो। ध्यान देना, अगर स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस करने के बाद निगेटिव फिगर आती है, जैसे कि 70 माइनस 110 करने के बाद निगेटिव 40 आता है, तो निगेटिव 40 और ज़ीरो में से हाईएस्ट कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, ज़ीरो, तो वो आ गया ज़ीरो। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया सर आपका, इसमें डालो और कॉल का पे ऑफ निकल आएगा। इसे ग्रॉस पे ऑफ कहते हैं, ये जो 0 और 30 था इसे ग्रॉस पे ऑफ कहते हैं। इसमें से आप प्रीमियम माइनस कर दोगे। आप ऑप्शन में इन्वेस्टर के एंगल से देखो तो इस ऑप्शन की शुरुआत करने के लिए आपने इतने पैसे दिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये दिए, ये जो प्रीमियम था ये था 10 रुपये का, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, और आपका रिटर्न जो है कैश फ्लो वो है 0 और 30। सो 10 रुपये दे के अगर 30 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये था ग्रॉस पे ऑफ। इसमें से प्रीमियम जब माइनस कर दोगे तो नेट पे ऑफ आएगा जो निगेटिव हो सकता है। ग्रॉस पे ऑफ निगेटिव नहीं हो सकता सर। ठीक है, तो अब हम पे ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पार्ट बनता है, काफ़ी इसमें रूल और फॉर्मूलेस बनते जाते हैं। थोड़ी जगह मैं छोड़ दूंगा प्रीमियम के पास में, फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पे ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम कॉल की बात करेंगे। मोस्टली आप कॉल ऑप्शन यूज़ करने वाले हो, तो यू विल बी फैमिलियर विद कॉल मोर देन पुट। सो कॉल ऑप्शन में पे ऑफ क्या होता है सर, ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ हम wants to buy और वी कैन से, यहाँ पे हम असेट को खरीदना चाहते हैं, कॉल ऑप्शन का मतलब, और यहाँ हम असेट को बेचना चाहते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान देना, कॉल की जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो है के। ठीक है, तो हमें अगर खरीदना है तो के पे खरीदना पड़ेगा, और अगर हमें बेचना है तो हमें किस पे, के पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि खरीदने के टाइम पे हम चाहेंगे ना कि कम से कम में खरीदें, जितना कम हो सके उतने में खरीदें, तो हम क्या चाहेंगे उस टाइम पे ये जो के है ये कम हो, कम हो। ध्यान देना, तो हम चाहेंगे कि ये जो के है ये स्पॉट प्राइस से कम हो। वी वुड वांट दैट टू बी लोअर देन स्पॉट। आया समझ में? जब बेचने की बारी आएगी, जब बेचने की बारी आएगी तो हम चाहेंगे कि के ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हम बेच रहे हैं, हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हम बोलेंगे इट शुड बी हायर देन स्पॉट। सिंपल। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉल ऑप्शन सिर्फ एक ही केस में एक्सरसाइज होगा जब स्ट्राइक प्राइस आपकी लोअर देन स्पॉट प्राइस होगी, और पुट ऑप्शन आपका एक ही केस में एक्सरसाइज होगा जब स्ट्राइक प्राइस आपकी स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ का ध्यान देना, एक्सरसाइज सिर्फ इसी पॉइंट पे होगा सर, बाकी सारे पॉइंट पे एक्सरसाइज नहीं होगा, और इसी पे आपको फ़ायदा आएगा, यहीं पे आपको पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा रास्ता पे ऑफ का। पे ऑफ कॉल ऑप्शन में और कुछ नहीं, मैक्सिमम ऑफ एस माइनस के और ज़ीरो, क्योंकि ये कम होगा ये ज़्यादा होगा तभी तो फ़ायदा मिलेगा, तो एस माइनस के पॉजिटिव आना चाहिए। सो मैक्सिमम ऑफ एस माइनस के या ज़ीरो विल बी द पे ऑफ कॉल ऑप्शन, और इस केस में मैक्सिमम ऑफ के माइनस एस या ज़ीरो, यहाँ के माइनस एस क्योंकि हम के को ज़्यादा चाहते हैं कि वो बड़ा होना चाहिए। जो चीज़ बड़ी है ना वो पहले रखोगे आप, ताकि आंसर दोनों में पॉजिटिव आए। पे ऑफ हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए दोनों केस में। ठीक है, इसमें से जब आप प्रीमियम अमाउंट माइनस कर दोगे, ठीक है, ठीक है, जब आप पे ऑफ में से प्रीमियम अमाउंट माइनस कर दोगे तो आपका आएगा नेट पे ऑफ, जिसे आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो।
या आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका क्या था, प्रीमियम था। तो इस तरह से हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना है सर। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। देखो सब सारा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से मैंने शुरू करा था, तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लिखा है हमने। ऑप्शंस लिख लेते हैं बड़े बड़े शब्दों में, ताकि दूर से ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45, थोड़ा ध्यान देंगे। मिस्टर के ने परचेज किया। परचेस मतलब बायर ऑफ द ऑप्शन या होल्डर ऑफ द ऑप्शन। तो जो बायर होता है उसे राइट मिलता है, वो प्रीमियम भरेगा, तो इसका कैश आउटफ्लो क्या होगा, प्रीमियम। ठीक है। एक 3 महीने में एक्सपायर होने वाला कॉल ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं राइट टू बाय द असेट फॉर 100 शेयर्स इन PQR लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 40। अच्छा, प्रीमियम जो होता है ना, कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को C0 कहा जाता है, क्योंकि आज देते हो वो प्रीमियम, इसलिए 0, और C का मतलब कॉल। तो कॉल का जो प्रीमियम है वो 40 रुपये। हर शेयर पे 40 का प्रीमियम देके हमने एक कॉल 100 शेयर्स पे कॉल ऑप्शन खरीद लिए विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 560। यानी कि अब अगर हमें एक्सरसाइज करना रहा तो 560 रुपये में हम PQR के शेयर 3 महीने के अंदर खरीद सकते हैं, और वो हम तभी खरीदेंगे जब मार्केट में वो महंगा मिलेगा और 560 में खरीदना सस्ता पड़ेगा। ही ऑल्सो परचेज्ड अ 3 month पुट ऑप्शन फॉर 100 शेयर्स। उसने पुट ऑप्शन भी खरीदा 100 शेयर्स का, सेम कंपनी का, और उसमें उसने प्रीमियम दिया 10 रुपये का, तो ये हो गया P0 विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 460। यानी कि अगर उसे 3 महीने में लगा तो वो 460 रुपये में PQR के शेयर्स बेच सकता है, और वो बेचेगा तभी अगर मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसकी वो नीचे गिर गई, तो 4 से 60 में बेचना फ़ायदेमंद होगा। खरीदने वाला रेट कम से कम हो, बेचने वाला रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, यही हम चाहते हैं। मार्केट प्राइस जो आज है के शेयर्स की वो है 500 रुपये। कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस दैट मिस्टर के वुड मेक assuming that the market price falls to 360 at the end of the 3 month। देखो टाइमलाइन के साथ सब कुछ आसान हो जाता है सर। स्पॉट प्राइस आज है 500, ठीक है। हमने एक कॉल खरीदा, हमने एक पुट खरीदा। इस कॉल के तहत हमारी जो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड हुई है वो है सर 560। यानी हम चाहें तो 560 रुपये में शेयर्स को खरीद सकते हैं या 460 में बेच सकते हैं। सर ये तो उल्टा हो गया, होने दो ना, 460 भी ज़्यादा ही पड़नी चाहिए, तब आएगा मज़ा। ठीक है। और इसके लिए हमने कुछ कैश आउटफ्लो किया है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। अब प्रीमियम की जो अमाउंट है वो है 40 रुपये और 10 रुपये। ठीक है। तो हमने 40 रुपये दिए, हमने 10 रुपये दिए। ये पैसा सर जा चुका है, ध्यान देना, ये वापस लौट के नहीं आने वाला। भले ही आपको यहाँ पे आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करो मत करो, ऑप्शन में फ़ायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होगा। अब एक्सीडेंट अगर आपका नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम वापस थोड़ी मांगते हो, तो यहाँ पे भी वापस नहीं मांग सकते। ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि मार्केट में उस दिन प्राइस 3 महीने बाद अगर 360 रुपये चली गई, बराबर है 360 रुपये, तो आप बताओ आपका क्या हाल होगा। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, इस 360 पे आपने 2 तरह के ऑप्शंस खरीद रखे हैं, 560 में खरीदने का, 460 में बेचने का। आप सिर्फ कॉल की बात करते हैं पहले। तो जब 360 की चीज़ कोई भी 560 में खरीदेगा, क्यों, कॉल मतलब खरीदना और पुट मतलब बेचना। सो 360 की चीज़ 560 में कोई भी क्यों खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। और आपके पास में राइट है, आप शांत बैठ सकते हो। मैं यहाँ क्या डिसाइड करूँगा सर, आई विल नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा तो उसमें मिलेगा क्या, 0। ठीक है।
लेकिन अगर वही प्राइस 360 की है तो 360 की चीज़ 460 रुपये में बेचने का मौका मिल रहा है। 360 की चीज़ 460 रुपये में बेच सकते हो, अगर आपको लगता है तो क्यों नहीं बेचोगे? ऑब्वियसली यू विल टेक द एक्शन। सो एक्सचेंज को भी ये पता चल जाएगा कि आप एक्सरसाइज करोगे इस पे, और आपको जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा सर? 360 और 460 के बीच का डिफरेंस, यानी कि 100 रुपये। एक्सचेंज बोलेगा भाई 100 रुपये ले लो, ठीक है। अब पुट ऑप्शन का मतलब होता है सेल करना, तो हमने क्या शेयर बेचा यहाँ पे? नहीं सर। शेयर खरीदना था? नहीं सर। ये तो सिर्फ सेटलमेंट होता है। एक्चुअल में शेयर खरीदना बेचना है तो यहाँ चले जाओ स्पॉट मार्केट में। एक्चुअल में अगर खरीदना बेचना है तो यहाँ आपको 100 रुपये मिल गए। अब ध्यान देना, दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गए। हर शेयर पे 100 रुपये मिले, टोटल आपने 100 शेयर्स पे ये सारा काम करा था। ये तो एक शेयर का फ़ायदा था 100 का, तो 100 शेयर पे कितने का फ़ायदा होगा सर? 10,000 का। और आप ध्यान देना, इसके लिए आपने जो पैसा दिया था वो था 50 रुपये 100 शेयर्स पे। 40 रुपये 100 पे 4,000, 10 रुपये 100 पे 1,000, तो 50 पे 100 पे आपने 50 रुपये दिए, तो इन्वेस्टमेंट कितना था सर आपका? 5,000 का। आप सिंपल बताओ, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका वापस रिटर्न है। 5,000 दे के 10,000 मिल रहा है, 100% प्रॉफिट, 100%। दिस इज आवर कैश फ्लो। सो कितने का फ़ायदा है सर? 5,000 का। आप देख सकते हो, देखो ये रहा 5,000 का फ़ायदा, ठीक है। ध्यान देना, एक चीज़ क्लियरली लिखी है कि एट द एंड ऑफ 3 मंथ 360 अगर प्राइस जाती है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा सर, इट विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड, सिर्फ पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। और कंडीशंस भी सेम है। आपको अगर ऐसा डिसाइड करना है ना था कि कॉल कब एक्सरसाइज होगा, तो मान के चलो के शुड बी लेसर देन एस। खरीदने की कीमत कम होनी चाहिए। यहाँ 560 रुपये कम नहीं था, ज़्यादा था, इसलिए एक्सरसाइज नहीं हुआ। और बेचने की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। देख लो मार्केट में कंपेयर करके देखो, 360 से तो ज़्यादा ही है ना 460, इसलिए एक्सरसाइज हो गया। ठीक है सर, ये आपको समझ में आया? तो आपको पुट ऑप्शन में जो गेन हुआ वो था 100 रुपये का। टोटल आपने 100 शेयर लिए थे, तो 100 पे 100 यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ। और आपने प्रीमियम दिया था दोनों ऑप्शन में मिला के 5,000 रुपये का, टोटल फ़ायदा 5,000 का। तो कॉल का जो प्रीमियम था वो तो पूरा नुकसान हो गया। आप ध्यान देना, कॉल में सबसे ज़्यादा प्रीमियम दिया था 4,000 रुपये का, और फ़ायदा कुछ भी नहीं। सिर्फ पुट ऑप्शन लेते तो पता है क्या होता? 10 रुपये का प्रीमियम देते 100 शेयर्स पे, 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता, और आखिरी में मिलता 10,000। 1,000 के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 मिलता। आप सोचो तो सही, 10 गुना, 10 गुना प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क एग्जैक्टली सेम है जैसे अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 47 पे ध्यान देंगे आप। देखो, इक्विटी शेयर्स ऑफ वीसीसी लिमिटेड इज कोटेड एट 210 रुपीज़, ये आज की कीमत है। 3 महीने का कॉल ऑप्शन, यानी कि अगर आपको ये असेट 3 महीने में खरीदना है तो इज अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर। यह है कॉल ऑप्शन का प्रीमियम, 6 रुपये दीजिए और आपके पास में 210, सॉरी अभी स्ट्राइक प्राइस पता चलने की है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है उस पे शेयर खरीदने का ऑप्शन आ जाएगा। और इस पे 3 महीने का पुट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसकी स्ट्राइक प्राइस है जिसकी प्रीमियम है 5 रुपये। सो 6 रुपये का प्रीमियम है कॉल का, 5 रुपये का प्रीमियम है पुट का। अगर आपको दोनों ऑप्शन खरीदना है, आप दोनों ऑप्शन खरीद लीजिए। ध्यान देना, पुट ऑप्शन में आप शेयर को बेच सकते हैं और कॉल ऑप्शन में आप शेयर को खरीद सकते हैं। ऐसा बोला जाता है सिर्फ। एक्चुअल में शेयर ना खरीदा जाएगा डेरिवेटिव मार्केट में, ना बेचा जाएगा। ना कॉल ऑप्शन में शेयर खरीदा जाएगा, ना पुट ऑप्शन में शेयर बेचा जाएगा। जो होगा वो है सेटलमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, सेटलमेंट होता है सर। आज हम सिर्फ हाँ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं करते नहीं हैं। ठीक है, ascertain द नेट पे ऑफ्स टू द ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर, होल्डर मतलब बायर ऑफ द ऑप्शन, जो बाय किया है उसने प्रीमियम पे करना है। मैंने अगर दोनों ऑप्शन खरीदे तो दोनों प्रीमियम देना पड़ेगा। एक्सचेंज को दूंगा, 6 और 5 रुपये, 11 रुपये मैंने दिए। अब मैं उस स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन असेट खरीद भी सकता हूँ, असेट बेच भी सकता हूँ। जो असेट की स्ट्राइक प्राइस है जो हमारी डिसाइड हुई है ऑप्शन में, वो है 220 रुपये की। यानी कि आज से ठीक 3 महीने में 220 रुपये में आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। कब खरीदोगे? जब 220 रुपये आपको प्राइस कम लगेगी।
मार्केट में प्राइस उस दिन ज़्यादा होना चाहिए। 220 से अगर ज़्यादा रहेगी ना प्राइस तो आप 220 में ख़रीदना पसंद करोगे, लेकिन 220 से कम रहेगी तो आप 220 में बेचना पसंद करोगे। ठीक है सर। द शेयर प्राइस ऑन द एक्सरसाइज डे इज़ 200, 210, 210, 220, 230, 240। ठीक है। ऑल्सो इंडिकेट द प्राइस रेंज एट विच द कॉल एंड पुट ऑप्शंस में बी गेनफुली एक्सरसाइज्ड। तो ये वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, बाद में बात करेंगे इस बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले तो नेट पे ऑफ निकालो। नेट पे ऑफ कैसे निकालते हो सर? ग्रॉस पे ऑफ जो आप निकालोगे उसमें से प्रीमियम माइनस कर देना। ठीक है सर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉल ऑप्शन में आपके पास में 220 में शेयर खरीदने का राइट है। आप ये 220 में खरीदना तभी पसंद करोगे जब मार्केट में महंगा मिल रहा होगा, और मार्केट में महंगा सिर्फ इन दो प्राइसेस पे 230 और 40, क्योंकि बाद में तो प्राइसेस कम ही है। जब मार्केट में सस्ता है तो आप ऑप्शन में नहीं खरीदते वो चीज़, वो आप मार्केट में ही खरीदते हो। तो ऑप्शन पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट पे लैप्स हो जाएगा कि ऑप्शन की कोई कीमत ही नहीं है। आप देखो स्पॉट मार्केट में इसकी कीमत है मान लो 10,000 रुपये। सच बता रहा हूँ, ये 10,000 का ही फ़ोन है। आपको लग रहा होगा आईफोन वाईफोन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये 10,000 का फ़ोन है सर, रेडमी। ठीक है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, अब तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ये 10,000 का फ़ोन है। अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, मैं भी तो ऑप्शन दे रहा हूँ ना, कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप ये फ़ोन 50,000 में ख़रीद लो, आप खरीदोगे क्या? नहीं। और उस ऑप्शन की कोई कीमत है क्या? नहीं। क्योंकि मार्केट में जब ये चीज़ 10,000 की मिल रही है तो आप 50,000 में क्यों खरीदोगे मुझसे? तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन में कोई पे ऑफ नहीं होगा, कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, ज़ीरो वैल्यू है उस चीज़ की। ठीक है, तो बोलने का मतलब है थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए, ऑप्शन काम का तो होना चाहिए। अब 10,000 की चीज़ अगर मैं आपको मैं ये बोलूँ कि 100 रुपये में आप ये खरीद लो फ़ोन, तो आप भागे दौड़े चले आओगे, क्योंकि 100 रुपये आपके लिए बहुत कम प्राइस है। खरीदने की प्राइस कभी भी कम होनी चाहिए, बेचने की ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 220 जब भी हमें कम लगेगा, ध्यान देना, 220 जब भी हमें कम लगेगा हम खरीद लेंगे, जब भी हमें ज़्यादा लगेगा हम बेच देंगे, क्योंकि सेम स्ट्राइक प्राइस है दोनों के लिए। ठीक है, अब मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका देखना, इंस्टीट्यूट का थोड़ा इस क्वेश्चन में गलत ही बोल सकता हूँ मैं, गलत है, पर पहले ये देख लेते हैं। 200, 210, 220, 230, 240, यह है उस दिन की स्पॉट प्राइसेस 3 महीने बाद की, और दोनों की स्ट्राइक प्राइस है 220, कॉल की भी पुट की भी। तो कॉल ऑप्शन लेते हैं सर, पहले सिंपल तरीके से शांति से सॉल्व करेंगे। कॉल ऑप्शन आपको पता है सिर्फ तभी एक्सरसाइज होगा जब स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट से कम होगी। मेरी 220 रुपये स्पॉट से कम होगी तो ही मैं एक्सरसाइज करूँगा। अब आप यहाँ पे एक्शन क्या लोगे ये तो बताओ पहले। आप समझो, जब मार्केट में कोई चीज़ 200 की है, कॉल का मतलब होता है खरीदना, तो 200 की चीज़ क्या 220 में खरीदोगे? नहीं। 210 की चीज़ 220 में खरीदोगे? नहीं। 220 की चीज़ 220 में खरीदोगे? नहीं। क्यों? जब मार्केट में बिना किसी प्रीमियम दिए 220 में मिल सकता है, तो आपके ऑप्शन में प्रीमियम दे के 220 में क्यों खरीदूँ? आप ध्यान रखना, ये जो कॉल ऑप्शन आपने खरीदा है वो फ्री में नहीं मिला है आपको, आपने उसके 6 रुपये दिए, तो 6 रुपये देने के बाद भी 220 में मिल रहा है। यहाँ तो सर हमें फ्री में 220 में मिल रहा है, मार्केट में कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता स्पॉट मार्केट में। तो ये 220 भी जब चलेगी तब भी मैं 220 में नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ तो प्रीमियम देना पड़ेगा। हाँ, अब 230 में जब चल रही है तब मैं 220 में ज़रूर खरीद लूँगा, ध्यान देना। तो ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होगा सर, और यहाँ एक्सरसाइज होगा। तो अब हम आते हैं ग्रॉस पे ऑफ पे। क्रॉस पे ऑफ, जब एक्सरसाइज होता ही नहीं है तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, जब एक्सरसाइज होगा तो एक्सचेंज आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर देगा बिटवीन द स्पॉट प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 10 रुपये और 20 रुपये आया। ये था एक्सपायरी के दिन जो कैश फ्लो होने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही आपकी एक कैश फ्लो हो गई थी। आप ये बताओ ये ग्रॉस पे ऑफ कहाँ होगा? टाइमलाइन से आपको समझ में आएगा, ये टाइमलाइन है। ऑप्शन तो यहाँ खरीदते हो, तो प्रीमियम जो है ऑप्शन का, भले C0 हो या P0 हो, वो तो यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे तो ग्रॉस पे ऑफ होगा ना, सेटलमेंट, और ग्रॉस पे ऑफ में से ये स्टार्टिंग के अमाउंट माइनस करोगे तो नेट पे ऑफ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ग्रॉस पे ऑफ आ गया। आप एक काम करो, प्रीमियम माइनस कर दो। प्रीमियम आपने कितना दिया था सर? 6 रुपये का, और ये आ गया आपका नेट पे ऑफ कॉल ऑप्शन में।
ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप कॉल ऑप्शन सिर्फ तभी खरीदते हो जब आपको लगता है कि शेयर की प्राइसेस बढ़ने वाली है और 220 से ऊपर जाएगा तभी फ़ायदा होगा। ध्यान देना, 220 से सिर्फ 2 प्राइसेस ऊपर है और तभी हमको फ़ायदा हुआ है। बट ज़रूरी नहीं है हर बार नेट में फ़ायदा ही होगा। हाँ, प्रीमियम आपका रिकवर हो सकता है। चलो आगे देखेंगे क्या मतलब होता है उसका। अब मैं लेता हूँ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब होता है सर बेचना, राइट टू सेल दी असेट। और हम चाहेंगे कि जो प्राइस पे हमको बेचने के लिए ऑफर आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम चाहेंगे कि के शुड बी ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस। तो जब भी 220 रुपये ज़्यादा रहेगी ना स्पॉट प्राइस से, तब मैं एक्सरसाइज करूँगा। सो ये आएगा हमारा कॉलम एक्शन का रो। ध्यान देना एक और चीज़, अब बेचने की बात करते हैं। क्या 200 की चीज़ 220 में बेचना पसंद करोगे? हाँ। 210 की चीज़ 220 में बेचोगे? हाँ। 220 का 220 में तो नहीं बेचेंगे ना, क्योंकि इस 220 पे बेचने के लिए पुट ऑप्शन में प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बाकी 3 प्राइसेस पे हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ना कि पुट ऑप्शन में। सीधी सी बात है, तो जहाँ एक्सरसाइज होगा वहाँ ग्रॉस पे ऑफ भी होगा। तो यहाँ हमें कितना मिलेगा सर? 20 रुपये। 200 और 220 के बीच का डिफरेंस, यहाँ 10,000। इस प्रीमियम या इस ग्रॉस पे ऑफ के लिए हमने प्रीमियम पे किया था शुरुआत में, वो पे कर चुके हैं सर। अब आप बोलोगे सर कि अगर ये वाले प्राइस पे प्रीमियम भी मत पे करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रीमियम पे करने के बाद पता चली है ये प्राइस, तो वो तो मैक्सिमम नुकसान है आपका। तो आपने प्रीमियम दे दिया 5 रुपये का, 5 रुपये का, वो हर सिचुएशन में, फिर मार्केट में प्राइस कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये आ गया नेट पे ऑफ। तो 15, 5 -5, ठीक है। अब इसका भी टोटल कर लो, तो इन्वेस्टर का टोटल पे ऑफ पता चल जाएगा। टोटल ऑफ द नेट पे ऑफ का भी टोटल, ये है आपकी रो, ये 2 रोज़ का टोटल कर लो। 9 -1 -11 -1 9। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन आपको एग्ज़ाम में रखना है, सबसे बेस्ट है, सबसे कम टाइम लगेगा आपका इसको सॉल्व करने में, और ये आपका फाइनल आंसर है सर। इंस्टीट्यूट ने भी जो आंसर दिया है वो ऐसा ही आएगा 2 का टोटल करने के बाद में, 9 -1 -11 -1 और 9। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था नेट पे ऑफ ऑप्शन होल्डर का, तो ऑप्शन होल्डर का और कॉल का और पुट का हमने तीनों निकाल लिया। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि कॉल का नेट पे ऑफ बताओ, है हमारे पास, पुट का बताओ, है हमारे पास, इन्वेस्टर का बताओ, तो वो भी है हमारे पास में। ठीक है, हमने पुट ऑप्शन खरीदा था, कॉल खरीदा था, इसलिए प्रीमियम दे रहे हैं। ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कॉल खरीदा और पुट बेचा, तो अगर पुट बेचा है आपने तो प्रीमियम आपको मिलेगा, और ग्रॉस पे ऑफ में तो आपका सिर्फ लॉस ही आएगा, क्योंकि आप सेलर ऑफ द ऑप्शन हो, प्रॉफिट बायर ऑफ द ऑप्शन को आता है। तो ये 20 निगेटिव दिखता आपका अगर आप सेलर होते तो। ठीक है, एग्जैक्टली यही कैश फ्लो अपोजिट में हो जाएगी सेलर के लिए, अगर दोनों सेलर है तो, कॉल का भी सेलर, पुट का भी सेलर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। दूसरा वाला पार्ट क्या बोलता है? ऑल्सो इंडिकेट, अच्छा पहले हम ये वाला पार्ट इंस्टीट्यूट का मेथड जो है वो समझ लेते हैं, ध्यान दो। -6 -6 -6 4 और 14, ठीक है, -6 -6 -6 4 और 14, फिर 4 और 14 हो गया, फिर 15 5 -5 -5 -5 15 5 -5 -5 टोटल करोगे तो ये भी आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने टोटल नहीं करी है, ठीक है। बट एक चीज़ गलत क्या है ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये वाला रो इंस्टीट्यूट का सही है, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा कि नहीं होना ये बताना भी सही है, यहाँ से गलती शुरू होती है। ध्यान दो, इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा? आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर एक्सरसाइज हुआ तो शेयर खरीदने के लिए 220 रुपये देने पड़ेंगे ऑप्शन में, ये गलत है सर, पैसे नहीं देने पड़ते, कैश आउटफ्लो इतने का नहीं होता, सेटलमेंट होता है। ना 220 देने पड़ते हैं, ना 230 देने पड़ते हैं, ना कोई इसमें से अमाउंट लेनी पड़ती है। तो आउटफ्लो, स्ट्राइक प्राइस को आउटफ्लो या इनफ्लो लिखना गलत है सर, प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रीमियम का जो आउटफ्लो लिखा है ये सही है,
प्रीमियम हमें देना पड़ता है। और ये टोटल आउटफ्लो वाला कॉलम्स गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें आपने ये 220 वगैरह ऐड कर दिया। उसके बाद आपने ऐसा दिखाया कि 220 में हमने खरीदा और 230 में हमने बेच दिया ना। 220 में आप ऑप्शन में शेयर खरीद रहे हो, स्पॉट मार्केट में जाके खरीद सकते हो सर, जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है। तो ये वाला रो भी गलत है। मैथमेटिकली इसको ऐसे फ्रेम किया गया है कि फाइनल आंसर आपका सही आ रहा है, तो फाइनल आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ऐसे लिखने की पूरी तरह से गलत है क्योंकि ये कैश फ्लोज एक्चुअल में होती ही नहीं है। अब एक तरह से मैं आपको बताऊं कि आप ध्यान देना, आप मुझसे 100 रुपये ले लो और 50 रुपये, सॉरी 50 तो गलत हो जाएगा, 40 रुपये दे दो, तो आपके हाथ में 60 रुपये आए ना नेट में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपके हाथ में सिर्फ 60 रुपये आ रहे, तो आंसर तो दोनों से 60 रुपये ही आ रहा है आपके हाथ में, लेकिन ये चीज़ हो नहीं रही है ऑप्शन में। ना 100 आ रहे हैं ना 40 जा रहे हैं। जो एक्सचेंज करता है वो है कैश में सेटलमेंट, वो स्ट्राइक प्राइस मांगता भी नहीं है, देता भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ को बस समझना है आपको। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब मैं आता हूँ लास्ट वाले पार्ट में कि ऑल्सो इंडिकेट करो क्या प्राइस रेंज होगी जहां पे कॉल और पुट ऑप्शन गेनफुली एक्सरसाइज होगा। ठीक है, अब ध्यान देना। मैं कॉल की बात करता हूं जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 220 का। ठीक है, दो 210, 220, 222, 225, 226, जानबूझ के लिख रहा हूँ, 228, 230 और आगे लेते जाओ जितना लेना है। यह है स्पॉट प्राइस, यह है स्ट्राइक प्राइस। 220, 220, 220, 220, 220, 220। ठीक है, एक चीज़ तो पता है, कॉल तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में एक्सरसाइज होता है जब स्ट्राइक प्राइस स्पॉट से कम होती है। तो पे ऑफ 210 की चीज़ 220 में खरीदोगे क्या? कॉल है तो खरीदेंगे, खरीदेंगे क्या? नहीं सर, 220 का 220 में भी नहीं खरीदेंगे। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे आपका ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता। अगर हम पे ऑफ की बात करें तो, सॉरी एक्शन की बात करें तो नहीं होता। लेकिन जैसे ही स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस ऊपर जाने लगेगी, यानी इस केस में हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। 222 की चीज़ क्या 220 में खरीदोगे? यस सर, आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करोगे, करोगे करोगे और करोगे, तो एक्सरसाइज तो कर रहे हो। अब पे ऑफ की बात करते हैं। जब एक्सरसाइज नहीं होता तब तो सच में आपको कुछ मिलता ही नहीं है सर। ठीक है, बट जब एक्सरसाइज हो रहा है तो कितना मिलेगा? डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 2, 5, 6, 8 और 10। अब आपने जो प्रीमियम दिया उसे माइनस करते हैं और आपका नेट पे ऑफ निकालते हैं। ठीक है, नेट पे ऑफ आ गया -4, -1, 0, 2 और 4। ठीक है, और ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हो, आपको बढ़ाना है तो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कौन सी ऐसी प्राइस रेंज है जहां पे आप ऑप्शन को गेनफुली एक्सरसाइज करोगे? तो आप अगर देखोगे तो सिर्फ एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन इस पॉइंट से एक्सरसाइज होना शुरू हो गया, यानी कि ये वाली प्राइस है 220 की, कि 220 के अबव 220 रहेगी तो मैं एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, अबव 220 हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको सिर्फ इतनी सी चीज नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको गेनफुली एक्सरसाइज कब करेंगे ये बताओ सर। तो ध्यान देना, आप भले ही अबव 220 आ चुके हो यहां पे और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन गेन नहीं आया, गेन नहीं आया। गेनफुली एक्सरसाइज करने का मतलब कि एक्सरसाइज करने के बाद भी हमने इतना कमा लिया कि प्रीमियम रिकवर हो रहा है। अल्टीमेटली तो यहाँ पे लॉस ही है। सर अगर लॉस है तो हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हमारा लॉस कम कर रहे हैं। 6 का लॉस मैक्सिमम है।
अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मान लो 222 पे भी एक्सरसाइज नहीं करा हमने, तो ये 2 भी नहीं मिलेंगे, तो लॉस 6 रुपये का होता। तो एटलीस्ट एक्सरसाइज करके लॉस को कम तो किया। तो 220 के बाद 220 स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस जब सेम हो जाती है ना, उसके बाद आप सबसे पहले क्या करते हो पता है, अपने लॉस को, प्रीमियम को रिकवर करना शुरू करते हो। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपका प्रीमियम रिकवर होकर प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। सो ध्यान देना, ये जो नेट पे ऑफ 0 आया है ना 226 का, ये वो पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज तो यहां से कर रहे आ रहे थे, लेकिन ये गेनफुल एक्सरसाइज नहीं था, ये तो एक्सरसाइज था ही नहीं, ये तो आप बोलो कि क्या लॉस वाला एक्सरसाइज था, ठीक है, या फिर लॉस कम करने वाला एक्सरसाइज था। और ये वाला पार्ट है 226 के ऊपर जो भी आप कमाओगे वो होगा, मतलब जब भी जाओगे तो वो स्पॉट प्राइस होगी। ऐसी सिचुएशन जहां पे आप गेनफुली एक्सरसाइज कर लो, जहां पे एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा है। और ये 226 कैसे आया सर? जो आपकी स्ट्राइक प्राइस थी उसमें आपने प्रीमियम ऐड कर दिया, क्योंकि आप खरीदने की बात कर रहे हो तो 220 भी जाता है, प्रैक्टिकली नहीं, खरीदने के टाइम पे, और 6 भी जाता है, दोनों आउटफ्लो है, तो हमने ऐड करा। तो 220 और 6 226 वो प्राइस निकली जहां पे हमारा 0 आता है नेट पे ऑफ, और उसके ऊपर जितना भी जाओगे फायदे में रहोगे। सो आपका आंसर है ये 226, ये समझा क्या? अबव 260। तो 3 रेंज है जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये रेंज है सर, एक्सरसाइज आप यहाँ पे करोगे ही नहीं, ठीक है। इसके बाद ये रेंज है सर जहाँ पे आप एक्सरसाइज करोगे, रुको, ये रेंज है सर जहाँ पे आप एक्सरसाइज करोगे पर नॉट गेनफुली, ठीक है, सिर्फ अपना प्रीमियम रिकवर करने के लिए। और ये वाली रेंज है सर, इसके बाद तो जितना चाहे आगे लगा लो, जिस पे आप एक्सरसाइज भी करोगे और वो गेनफुली भी कहलाएगा। आया समझ में? और कैसे निकालते हैं ये तो मैंने बस समझाने के लिए बोला। स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन की 220 है, उसमें 6 रुपये ऐड कर दो, 226 हो गया। अब लेते हैं सर पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस 220 की है, इसमें प्रीमियम है 5 का, तो क्या 225 कर देंगे? गलत हो जाएगा सर। यहाँ ऐड करा कॉल में तो पुट में भी ऐड होगा, ये मतलब नहीं होता। ये चीज़ खरीदने के लिए लेते हो आप, तो 220 आपका एक तरह से बोला जाए तो शेयर खरीदोगे तो कैश आउटफ्लो होगा, प्रीमियम भी आपके कैश आउटफ्लो होता है। लेकिन बेचने के टाइम पे 220 आपका इनफ्लो होगा, बट प्रीमियम फिर भी कैश आउटफ्लो होगा। अब देखो, दोनों आउटफ्लो था इसलिए ऐड करा, लेकिन यहाँ तो एक इनफ्लो एक आउटफ्लो है, इसलिए आप क्या करोगे, इसे माइनस करोगे सर। तो 215 रुपये वो प्राइस आती है। और इसके नीचे, क्योंकि हम तो ये ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना चाहेंगे, माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा कि बिलो 215 अगर स्पॉट मार्केट में प्राइस जाएगी तो हम गेनफुली एक्सरसाइज कर पाएंगे। बस कहानी खत्म। अबव 226, बिलो 215, दैट्स इट। आया समझ में? ये अबव और बिलो का भी ध्यान रखना, नहीं तो पता चला दोनों में अबव लगा दिया आपने, गलत हो जाएगा। पुट ऑप्शन में तो हम चाहते हैं प्राइस गिरे तो बिलो 215, कॉल ऑप्शन में हम चाहते हैं प्राइस बढ़े इसलिए अबव। ठीक है सर, ये क्वेश्चन की समाप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 48। 48 भी आसान है, सेम जैसे अभी हमने निकाला ना पे ऑफ एंड ऑल दैट निकालना। इसमें 5 प्राइसेस थी, 200, 210, 220, 230, 240, 5 प्राइसेस से कंपेयर करना था। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 प्राइसेस है। इसमें भी एक कॉल ऑप्शन हमने खरीदा है जिसका प्रीमियम है 15 रुपये, और पुट ऑप्शन हमने खरीदा जिसका प्रीमियम है 90, नहीं सॉरी, पुट का प्रीमियम है 15, कॉल का प्रीमियम है 90। तो दोनों ऑप्शन खरीदे, टोटल आपके कितने पैसे गए सर? 90 + 15, 105 रुपये आपका आउटफ्लो है यहाँ पे, और वो भी सिर्फ एक शेयर पे, ठीक है। 900 में आप सेल कर सकते हो, 1100 में आप बाय कर सकते हो। तो ध्यान देना, पुट ऑप्शन तभी एक्सरसाइज होगा जब 900 रुपये आपको ज़्यादा लगेगी। तो 900 से स्पॉट प्राइस जब कम होगी ना, तब आप ये एक्सरसाइज करोगे। और 1100 आपकी जब कम होगी और स्पॉट प्राइस ज़्यादा होगी, यानी स्पॉट प्राइस 1100 से जब ऊपर जाएगी, तब आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे। तो देखो यहाँ रिमेन्स 1000, अगर 1000 ही रही तो पहले पुट ऑप्शन ले लो। सबसे पहले पुट ऑप्शन है, 1000 रही तो क्या 900 में बेचोगे? नहीं बेचेंगे सर, तो वो नॉट एक्सरसाइज में आ जाएगा। और 1000 रही तो क्या 1100 में खरीदोगे?
नहीं खरीदेंगे सर, तो वो भी नॉट एक्सरसाइज आ जाएगा। 1000 एक ऐसी प्राइस है, यानी इन दोनों के बीच में कोई प्राइस आई, ठीक है, तो वो एक ऐसी प्राइस है जहाँ पे दोनों ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे, हमारा पूरा प्रीमियम घुस गया, तो ज़ीरो पे ऑफ हुआ। तो पे ऑफ कितना, ज़ीरो हुआ, और हमारा प्रीमियम हम स्टार्टिंग में दे चुके थे 105 रुपये का, और ये सारा का सारा खेल 200 शेयर्स पे हो रहा है सर, एक शेयर पे नहीं 200 पे, तो 200 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 21,000 लॉस, ठीक है। दूसरा किस्सा, 700 का शेयर 900 में बेचोगे, हाँ बेचेंगे, कितना फ़ायदा होगा, 200 का। क्या 700 का शेयर 1100 में खरीदोगे, ऐसे पढ़ते हैं, खरीदने वाले ऑप्शन को खरीदना, नहीं सर हम नहीं खरीदेंगे, तो नेट में आपको कितना मिला, 200, आपने कितना प्रीमियम दिया था, 105, बचा कितना सर, 95, और ये कितने शेयर्स पे, 200, ये हो गया 19,000 का प्रॉफिट। 1200 की चीज़ 900 में बेचोगे, नहीं बेचेंगे, ज़ीरो। क्या 1200 की चीज़ 1100 रुपये में खरीदोगे, हाँ सर, 100 का फ़ायदा, टोटल फ़ायदा 100 का, इसमें से प्रीमियम दिया 105, फिर आया फ़ायदा -5 का इंटू 200, तो ये हो गया आपका -1000। सो 21,000 का लॉस, 19,000 का प्रॉफिट, और 1000 का लॉस, 21 का लॉस, 19 का प्रॉफिट, 1000 का लॉस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 48 जैसा ही है आपका 49, तो आप ये सॉल्व करेंगे। फिर 50 भी वैसा ही है, तो ये भी मैं आपको देता हूँ, सेम टू सेम है बाकी सारे क्वेश्चन। तो ये अब 51 में आएगा थोड़ा मज़ा, इसमें थोड़ी ना इंस्टीट्यूट ने भी गलती करी है, चलो देखते हैं कैसा है। अब 51 में देखना, एक कॉल और पुट एग्जिस्ट करता है, वापस वही कहानी, कॉल और पुट, ऑप्शन होल्डर ने ठान लिया है कि मैं हमेशा एक कॉल लूँगा और एक पुट लूँगा। इस क्वेश्चन में कॉल और पुट है, लेकिन अब सिर्फ लेने वाली बात नहीं है, या बाय करने वाली बात नहीं है, सेल करने वाली भी बात है। तो ध्यान देना, जो बायर होता है वो प्रीमियम पे करता है, भले ही आप कॉल ऑप्शन खरीदो या पुट खरीदो, लेकिन जो सेलर होता है उसे प्रीमियम मिलता है। अच्छा, तो ये तो फ़ायदा हो गया 0 पॉइंट पे, लेकिन एक्सपायरी पे अगर देखोगे तो बायर को सिर्फ फ़ायदा हो सकता है या ज़ीरो, यानी हुआ तो फ़ायदा होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन राइटर को हुआ तो नुकसान होगा, यानी कुछ और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो देखे सर, आइए, अ कॉल एंड पुट एग्जिस्ट करता है सेम स्टॉक पे, और दोनों की एक्सरसाइज प्राइस है 60 रुपये, यानी कि कॉल ऑप्शन में उस शेयर को आप 60 रुपये में खरीद सकते हैं, और पुट ऑप्शन में उसी शेयर को 60 रुपये में आप बेच सकते हैं। दे नाउ ट्रेड फॉर, आज की डेट में मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसकी वो है 55 रुपये, 55, और कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है यानी कि प्रीमियम, ध्यान देना, मार्केट प्राइस ऑफ अ कॉल इज़ नथिंग बट अ प्रीमियम सर, और पुट की जो प्रीमियम आती है तो वो है 9 रुपये और 1 रुपये, यानी दोनों ऑप्शन आप खरीदोगे, ध्यान देना मेरी बात पे, तो 10 रुपये देने पड़ेंगे, और दोनों ऑप्शन आप बेचोगे तो 10 रुपये मिलेंगे। एक खरीदोगे दूसरा बेचोगे, ध्यान दो, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं ना, मैं बस एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, एज सच क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल नहीं है। दोनों आप बाय करोगे तो 10 रुपये जाएंगे, दोनों सेल करोगे तो 10 रुपये मिलेंगे, ये बाय ये सेल करोगे तो 9 जाएंगे, एक आएगा तो 8 जाएंगे, और ये सेल ये बाय करोगे तो 9 आएंगे, एक जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है, अगर दोनों के साथ करते हो तो ऐसा। बट अगर एक एक ट्रांजैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड नेट प्रॉफिट। अब जिस तरह से पूछा है उस तरह से मैं बता देता हूँ आपको। एक्सपायरेशन पे, एक्सपायरेशन मतलब एक्सपायरी क्या होता है, यहाँ पे आप प्रीमियम देते हो, इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कोई भी चीज़ की शुरुआत जब आप करते हो तो इन्वेस्ट करते हो, और यहाँ पे आपको सेटलमेंट होता है ऑप्शन का, तो इसे ग्रॉस पे ऑफ कहा जाता है। इसे आप एक्सपायरी पे होने वाला कैश फ्लो भी कह सकते हो। और नेट प्रॉफिट होता है सर आपके इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि आपको तीन चीज़ें सिर्फ ध्यान देना। सबसे पहला तो एक्सपायरी वाला कैश फ्लो पूछा उन्होंने, ये ठीक है, एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो। उसके बाद उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट वैल्यू बताओ, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये हो गई जो स्टार्टिंग में आपने प्रीमियम दिया वो, और आखिरी में नेट प्रॉफिट। आया समझ में? तो ये तीनों चीज़ें क्या आप निकाल सकते हैं? हाँ सर हम निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं।
51, राइट। और वो भी आपको पता है कैसे निकालने बोला है? एक कॉल ऑप्शन खरीदा, एक बेचा, और एक पुट खरीदा, एक बेचा, और एक्सपायरी पे जो स्टॉक के प्राइसेस है वो 5 पॉसिबल प्राइसेस हो सकती है। सो सबसे पहले आपका आएगा जिसे आप ग्रॉस पे ऑफ बोलते हो। सो प्राइसेस कैन बी 50, 55, 60, 65 और 70, 50, 55, 60, 65 and 70. The strike price is 55, means at this price you can buy the share under call option and sell the share under put option. So the question is, you have bought a call option, you have written a call option, you have bought a put option, and you are writing a put option. Okay. But before solving this, let me just solve the second part, because if you go through the time frame, the first thing that you will do is you will invest in the option. Investment value. Okay. Now, you are buying the call, means you are getting the right to buy the asset or not. The buyer of the option, whether it is a call or put, have to pay the premium. So you will be paying for the insurance. Do you get this? Whenever you buy the option, if it's a plus sign, that means you are buying the option, you will be paying the premium. And if you are selling the option, whether it is a call or put, you will be receiving that premium. So this premium will be paid by this is the buyer of the call and this is the seller of the call. So if you are paying the premium, he is receiving the premium. So these are the investment cash flows for both of you, buyer and the seller. Okay. Once they do this transaction, what will happen? They will wait for the expiry. And then they will see what are the payoffs. The stock prices doesn't matter. At expiry, the stock prices doesn't matter for the premium calculation, because when you make the premium payment, the prices are unknown to you. Practically, this is called as investment value, but there is something else given in the answer by the institute. Okay, we'll discuss that later on. Now let's focus on the gross payoff. अब बात को थोड़ा सा समझो कि अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो आप यही चाहोगे कि कॉल ऑप्शन का मतलब होता है शेयर को खरीदना, और खरीदने की प्राइस अगर ये है के, तो आप चाहोगे कि ये कम से कम हो, तो के शुड बी लेसर देन स्पॉट प्राइस, यही आप चाहोगे। और पुट ऑप्शन में आप चाहोगे कि के शुड बी ग्रेटर देन और हायर देन स्पॉट प्राइस, क्योंकि पुट में बात आती है बेचने की, और बेचना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे चाहते हैं, इसलिए के शुड बी हायर। ओके, तो अब आप देखो, पहला हम बायर के एंगल से देखते हैं। क्या आप 50 रुपये की चीज़ 55 रुपये में खरीदोगे? कॉल में तो खरीदना होता है। 50 की चीज़ 55 में कौन खरीदेगा सर? तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। पे ऑफ कितना होगा सर आपका? 0। 55 की भी चीज़ मैं 55 में नहीं खरीदूंगा। एक बार मेरे 50, 55, 60, 65 और 70, और एक्सरसाइज प्राइस एक बार देखने दो। एक्सरसाइज प्राइस 60 है सर, सो दैट्स माई मिस्टेक। आई विल जस्ट इम्प्रूव ओवर दैट। 60 रुपये कर लेते हैं इस चीज़ को। 60 रुपीज़ इज़ द एक्सरसाइज प्राइस। हाँ, तो ध्यान देना, क्या 55 रुपये की चीज़ 60 रुपये में हम खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे सर। तो पे ऑफ कितना होगा? 0। क्या 60 रुपये की चीज़ को 60 रुपये में मैं ऑप्शन में खरीदूंगा प्रीमियम पे करके 9 रुपये का? नहीं सर, मैं मार्केट में जाके सिर्फ 60 में खरीद लूँगा। तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? नहीं होगा। हाँ, लेकिन 65 की चीज़ मैं 60 में ज़रूर खरीद लूँगा। 65 की चीज़ मैं 60 में ज़रूर खरीद लूँगा और मुझे 5 रुपये का पे ऑफ होगा।
यहाँ 10 रुपये का पे ऑफ होगा। मैं बायर था कॉल ऑप्शन का, जो मुझे पे ऑफ होगा वो आएगा कहाँ से? वो 5 और 10 रुपये जिसने वो वाला कॉल ऑप्शन बेचा है वो पे करेगा। 0 0 0 0 0 -5 और -10 आया समझ में? यहाँ से इसके पास आएगा। इसके बाद पुट ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें सेल होता है, 60 रुपये में हम बेचते हैं। तो 50 की चीज़ क्या मैं 60 रुपये में बेचना पसंद करूँगा? हाँ, अगर मैं बेचूंगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, मुझे कितने मिलेंगे? 10 रुपये। क्या 55 की चीज़ मैं 60 में बेचूंगा? हाँ। क्या 60 का ही आइटम 60 में बेचूं पुट ऑप्शन में प्रीमियम पे करके? नहीं सर, कोई नहीं बेचेगा। 0 0 0। जब प्राइसेस इधर बढ़ने लग जाती है, स्पॉट प्राइसेस बढ़ने लग जाती है, तब हम नहीं एक्सरसाइज करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो। तो अब ये जो पुट ऑप्शन आपने खरीदा था तो आपको फ़ायदा होना है, वो देगा कौन? जिसने आपको पुट बेचा है वो। तो -10 -5 0 0 0 ये है कैश फ्लोज, ठीक है। ग्रॉस पे ऑफ आ गया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ गई, दोनों को नेट ऑफ कर लो, मतलब 0 -9 तो नेट प्रॉफिट हो गया -9, 0 -9 -9। अब इस केस में देख लो -10 +1 तो -9, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा तीसरे वाले पार्ट में। अब मैं चलता हूँ इंस्टीट्यूट के आंसर की तरफ। सबसे पहला ही वाला ही टेबल उन्होंने गलत निकाला है। एक्सपायरी पे क्या कैश फ्लोज होंगे, हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, और ऑप्शन में ये 60 जो इन्होंने दिखाया है ये कैश फ्लो नहीं होता सर, ये ठीक करने की ज़रूरत है। 60 रुपीज़ में आप किसके पास जाओगे शेयर मांगने के लिए? मार्केट में 65 चल रहा है, ठीक है। आपको ऑप्शन में कोई शेयर देता नहीं है, 60 रुपये आप किसको दोगे? ऑप्शन में तो प्रीमियम पे खेल होता है, तो ये कैश फ्लो है ये बोलना गलत है। जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा था स्टार्टिंग वाला ही, तो वो भी गलत ही था, वैसे ही इसमें कैश फ्लो गलत है, ठीक है। तो ये एक्सपायरी डेट पे कैश फ्लो नहीं होते सर। तो एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो ये है आपकी, जो हमने सॉल्व किया था, 5 10 -5 10 10 5। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट का तो टेबल इन्होंने बनाया ही नहीं, और बनाने की वैसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये क्या सेम ही चीज़ तो है। बाय करने वाला जो है वो पे करेगा प्रीमियम, ये रिसीव करेगा, ये पे करेगा, ये रिसीव करेगा, ठीक है। आया समझ में? हाँ, ये वाला पार्ट इंस्टीट्यूट ने पूरी तरह से सही निकाला है। नेट प्रॉफिट जो निकाला वो और कुछ नहीं, ध्यान देना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहला वाला ये 0 है, ये -9 है, दोनों को टोटल कर लिया। बीच में से एग्जांपल ले लो, ये ले लो, 10 है, ये -9 है, तो दोनों को टोटल करके 1 आना चाहिए, ये रहा 1 आया। तो ये चीज़ को समझा आप, ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कैसा आया सर? ग्रॉस पे ऑफ में से प्रीमियम माइनस करोगे तो नेट पे ऑफ आएगा। तो एक टेबल ये वाला तो है, ये फालतू का ही है, इसके जगह प्रीमियम वाला निकाल देते, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में अगर क्वेश्चन आता है और एग्जैक्टली यही चीज़ पूछे जाती है तो थोड़ा बहुत देख लो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर इसी हिसाब से निकालना है। हाँ, आप थोड़ा सही भी लिख के आओगे तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको। गलत होता है सर, कभी कभी गलत होता है, कोई बात नहीं। 52 देखते हैं क्या करने लायक है। हाँ, 52 करने लायक है सर, आओ देखते हैं। तो देखो अब बात क्या है, पहले तो हम चले जाते हैं यहाँ पे इंडेक्स शीट में, कुछ पता तो करें थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 45 से 51 तक काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, प्रॉफिट और लॉस निकालना था। 52 का जो एक क्वेश्चन है वो हेजिंग वाला है। अब हेजिंग के टाइम पे आपने एक चीज़ देखी है, फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या होता था, हेजिंग का मतलब क्या होता है, फिर लॉजिक समझ आएगा ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा भी आता है। बस जो आंसर है उसको डिस्कस करके क्या फ़ायदा। मान लो आपकी स्पॉट में लॉन्ग पोजीशन है, शेयर खरीद के रखा है, ठीक है। अब आपको डर है कि कहीं प्राइसेस गिर ना जाए। अब गिर गए तो कर भी क्या लोगे, लॉस होगा तो लॉस होगा सर। अब इसको हेज कैसे किया जाए, शेयर भी नहीं बेचना चाहते तो अब आप डेरिवेटिव्स की मदद ले सकते हो। आपने फॉरवर्ड की मदद ली, फ्यूचर्स की मदद ली, ठीक है। आप क्या करते थे, पॉजिटिव बीटा देखते थे, ये वो सब देखते थे, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन लेते थे, शॉर्ट पोजीशन लेते थे। क्यों लेते थे पता है आपको शॉर्ट पोजीशन, कि अगर लॉन्ग पोजीशन से इधर नुकसान हो रहा है तो शॉर्ट पोजीशन से इधर फ़ायदा हो जाए, उसी के गिरने से। गिरेगा तो सही, चेंज जो है वो आप नहीं रोक सकते, उसको गिरेगा, लेकिन शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद अगर मार्केट गिरा तो आपका होता है गेन।
और अब हमें बस ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये लॉस और गेन तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन लॉस की अमाउंट जितनी आ रही है उतनी ही गेन की अमाउंट आए, ताकि हमारा ज़ीरो प्रॉफिट लॉस आए। तो ऐसे में हम क्या करते थे, लॉन्ग वाली पोजीशन को बीटा से मल्टीप्लाई करते थे, तो शॉर्ट वाली पोजीशन हमें पता चल जाती थी। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई चीज़ खरीदी हुई है तो उसको बेचना पड़ेगा फ्यूचर्स में। और ऑप्शन में क्या करोगे सर? ऑप्शन में हमारे पास में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कॉल और पुट। तो अब अगर हमको इस चीज़ को हेज करना है, ऑलरेडी हमने शेयर खरीद कर रखा है, तो क्या हम कॉल ऑप्शन लेंगे? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है शेयर्स को खरीदना। जब ऑलरेडी खरीद कर रखा है तो मैं आगे और क्यों खरीदना चाहूँगा? डबल हो जाएगा मेरे पास। तो जब मेरे पास खरीदा हुआ है तो मैं ऐसा ऑप्शन लूँगा, उसके अपोजिट वाला। अपोजिट वॉज द पर्पज़ ना। तो खरीदने के बाद अपोजिट क्या होता है? बेचना। तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा तो पुट ही। ध्यान देना। अब आप बोलोगे तो कैसा फ़र्क है मैं बताता हूँ। ये है अपना फॉरवर्ड और फ्यूचर। अब मैं इसका डुप्लीकेट बना दिया, डुप्लीकेट बना के मैंने ला लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ऑप्शन में क्या करूँगा, मैं ऑप्शन में लूँगा तो लॉन्ग पोजीशन ही, क्योंकि मुझे हेजिंग करनी है। लूँगा मैं लॉन्ग ही। सर सेम पोजीशन लेने से कैसे हेजिंग हो सकती है? ये लॉन्ग पोजीशन सर मैं स्टॉक में नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑप्शन में ले रहा हूँ। और मैं कौन सा ऑप्शन खरीद रहा हूँ? मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा। अब मैं लॉन्ग यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉल और पुट। अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा तो मुझे शेयर को खरीदने का राइट मिल जाएगा। मैं आगे जाके शेयर खरीदना नहीं चाहता सर। मेरा अगर खरीदा हुआ ऑलरेडी है तो मुझे अपोजिट पोजीशन वाला ऑप्शन चाहिए, जो कि है पुट ऑप्शन, आगे जाके शेयर को बेचने वाला ऑप्शन। ठीक है, आज खरीद लो तो पुट ऑप्शन भी आप खरीदोगे, उसमें आपको बेचने मिलेगा। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में, काफ़ी आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी होती है। राम ने क्या कर रखा है? होल्ड करके रखा है शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। अगर आप देखोगे तो वो हर शेयर की जो कीमत है आज हर शेयर की जो कीमत है वो है 1000 रुपये। और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइसेस आगे जाके गिरेगी और उससे होगा उसको नुकसान। ठीक है, अनाउंस्ड आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद में अनाउंसमेंट आएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। रिलायंस वाले बोलेंगे कि हमारा तो प्रॉफिट बहुत कम हुआ है और इसी वजह से शेयर में प्राइसेस गिरने लग जाएगी। ठीक है, अब आपके हिसाब से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। ठीक है, आज कॉल ऑप्शन ले सकते हो 1030 रुपये का। आज डिसाइड कर सकते हो कि 3 महीने या जो भी टाइम दिया होगा उसके बाद आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर 1030 रुपये में खरीद सकते हो। उसके लिए 40 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी खरीद के बैठा हूँ और क्यों खरीदूँ? मेरा पर्पज़ है हेजिंग करना। हेजिंग करना मतलब अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो कहीं फ़ायदा हो जाए। अपोजिट पोजीशन लेते हैं तो हमें शेयर खरीदा हुआ है तो बेचने का राइट चाहिए, खरीदने का राइट नहीं चाहिए। तो ये कॉल देखते ही कहानी ख़त्म हो जाती है आपके यहाँ पे। अब आती है बारी पुट की। अब देखो क्वेश्चन, राम इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज स्टॉक होल्डिंग एज ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर देन 5% ऑफ इट्स वैल्यू। 1000 का 5% से ज़्यादा वो नुकसान नहीं उठा सकता। यानी कि आज 1000 रुपये है, कल ज़्यादा से ज़्यादा 950 चले जाए तो चलेगा, लेकिन उसको लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा जाएगा। इसीलिए लेट्स से फॉर एग्जांपल कि वो प्राइस अगर 930 चली गई तो 70 रुपये का नुकसान है, 7%, और वो 5% से ज़्यादा का नुकसान नहीं झेल सकता। तो वो सोच रहा है कि मैं आज ही 1000 रुपये में शेयर्स को बेच दूं। अब आपके पास में वो आता है, आपको ये हेजिंग स्ट्रैटेजी बतानी है कि बिना शेयर बेचे कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शो हाउ हिज पोजीशन विल बी प्रोटेक्टेड। अब ध्यान देना, इंस्टेड ऑफ सेलिंग द स्टॉक, शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है सर। राम ने कवर करना चाहिए खुद को, बाय करना चाहिए। सर ऑलरेडी बाय किया था ना शेयर को, तो डेरिवेटिव क्यों बाय कर रहा है? वो बाय कर रहा है ऑप्शन फॉर पुट ऑप्शन, ऑप्शन पोजीशन इन अ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन आपको राइट देता है सेल करने का, कि अगर मार्केट में प्राइस गिरी तो आज ही डिसाइड कर लो क्या प्राइस पे आप बेचोगे। ठीक है, विथ अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस। सिंस राम का जो रिस्क एपेटाइट है 5% का है। ठीक है, हाँ, राम का रिस्क एपेटाइट है 5% का। अब आप मुझे बताओ, पुट ऑप्शन खरीदना है, 4 पुट ऑप्शन है आपके पास में, कौन सा आप लोगे? देखो, जितने ज़्यादा प्राइस में आप बेचना चाहते हो उतने ज़्यादा प्राइस तो आपको उसकी चुकानी भी पड़ेगी। 990 में बेचना चाहते हो तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्रीमियम भी उसका ज़्यादा है। जिस चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा है उस चीज़ को मैं महंगे में ही बेचता हूँ अगर मैं सेलर हूँ तो। अब 930 यानी सस्ते में बेचोगे तो 5 रुपये में ही मिल जाएगा वो पुट। तो
मैंने कौन सा पुट ऑप्शन लेना चाहिए? मैंने लेना चाहिए ये वाला। क्यों सर? क्योंकि मैं मैक्सिमम 5% का नुकसान उठा सकता हूँ, यानी कि अगर 1000 रुपये से प्राइस गिरी तो भी मुझे कम से कम 950 रुपये चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। तो उसके नीचे वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा, उसके ऊपर वाला मैं ले सकता हूँ लेकिन मुझे महंगा पड़ जाएगा। तो कम से कम आपको 950 वाला तो ऑप्शन, पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। 8 रुपये का खर्चा आएगा उसके ऊपर में, एक्चुअल में देखा जाए तो फिर वो 950 माइनस 8 आपका 942 ही कहलाएगा। तो 8 रुपये का नुकसान और एक्स्ट्रा झेलना ही पड़ेगा। पर वो जो शेयर है वो इंश्योर कर लोगे आप उस चीज़ को कि 950 से आपको उसमें कम नहीं मिलेंगे। हम ये करके देखते हैं, ध्यान देना, हम प्रूव भी करके दिखाएंगे। आपके पास में स्टॉक है 1000 रुपये का, ठीक है, और आप उस पर लॉन्ग हो। आपके पास में पुट ऑप्शन है जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 950 और आप उसमें लॉन्ग। ध्यान देना, आप बोलोगे सर लॉन्ग से हेजिंग नहीं होती, हमने तो लॉन्ग शॉर्ट देखा था। एग्जैक्टली, पोजीशन अपोजिट होनी चाहिए। यहाँ खरीदा है तो यहाँ बेचने का राइट है हमारे पास में, लॉन्ग ऑन पुट, तो ये चलेगा। अब एक्सपायरी पे लेट से आपका शेयर का जो कीमत है वो 800 रुपये चला जाता है या फिर 1050 चला जाता है। देखना क्या होगा। 1000 की जो चीज़ थी उसमें अब आपको 800 ही मिलेंगे, बराबर बात है, जो प्राइस गिर गई, और इसमें आपको 1050 मिलेंगे, ठीक है। अब आप पुट ऑप्शन देखो, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। आप तो बेचोगे तभी ना जब मार्केट में प्राइस कम होगी। तो मार्केट में 800 की चीज़ आप क्या 950 में बेचना पसंद करोगे? हाँ, 800 की चीज़ 950 में बेचूंगा क्यों नहीं। ध्यान देना, 800 की चीज़ 950 में बेचने का राइट है आपके पास, बेचो। बेचोगे, एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से यानी एक्सचेंज से सेटलमेंट मिलेगा पुट ऑप्शन में, वो हो गया 150 का डिफरेंस बिटवीन बोथ 950 और 800। किसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं सर? इन दोनों के बीच में। अब अगर 1000 रुपये 1050 चली गई तो क्या 1050 की चीज़ आप 950 में बेचोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो एक्सरसाइज करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कुछ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो देखो, प्राइस कुछ भी चले जाए, आपने इंश्योर कर लिया है कि अब कम से कम 950 तो मुझे मिलेंगे, अगर गिरी तो, और बढ़ा तो मुझे बढ़ी हुई प्राइस मिलेगी। बट इन सब के लिए मिनिमम प्राइस आपकी 950 एक्सपायरी पे फिक्स करने के लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी आज, वो है 8 रुपये की। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। और आपकी हेजिंग हो चुकी है सर, आपने कंफर्म कर लिया कि अब 950 से कम तो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं एक्सपायरी पे, कितनी भी प्राइस चली जाए। ज़्यादा मिल सकते, इसकी कीमत आज चुकानी पड़ी 8 रुपये, ठीक है। सो ये थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन इसी के साथ में हो गया ख़त्म। बात मेरी सिर्फ इतनी सी थी आपको बताना कि हेजिंग करने के लिए लॉन्ग स्टॉक में है तो लॉन्ग ही लेना है ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन कौन सा लेना है वो थोड़ा डिसाइड करना है। ऑप्शन की पोजीशन अपोजिट होनी चाहिए कॉल या पुट की, ठीक है। कॉल या पुट आपको डिसाइड करना था। यहाँ शेयर खरीदा था तो आपने शेयर को बेचने का, आ गई ना अपोजिट पोजीशन का, राइट खरीदा, ठीक है सर। तो इसके साथ हमारा ये कहानी हुई ख़त्म। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप देखना, यहाँ 8 रुपये का प्रीमियम था, ठीक है। इसको कहते हैं ऑप्शन की वैल्यू। ये जो प्रीमियम था, ये देखो 9 रुपये और 1 रुपये का प्रीमियम था। इसके पहले भी 9 रुपये का कॉल पे, पुट पे 1 रुपये का। इसके पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 6 रुपये का प्रीमियम था। 6 रुपये का प्रीमियम आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन में, 5 रुपये और अच्छा ये रहा, कॉल ऑप्शन में 6 रुपये का प्रीमियम था, पुट ऑप्शन में 5 रुपये का प्रीमियम था। ये जो प्रीमियम आपको हर जगह दिख रहा है वो होता है ऑप्शन की वैल्यू। अब मान लो कि एक कॉल ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप शेयर 100 रुपये में खरीद सकते हो आज से ठीक 3 महीने बाद में, और उसकी जो कीमत है वो है 10 रुपये। बताओ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? सर मैं कैसे बताऊं कि मैंने ये ऑप्शन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते यहाँ से, यह है एक्चुअल मार्केट प्राइस, ठीक है, नहीं बता सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें 10 रुपये वाला ये जो ऑप्शन है वो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है एक्सपायरी पे, यहाँ पे शेयर की प्राइस कितनी जा सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे लगता है हम स्पॉट प्राइस भी ले लेते हैं, काम करते हैं।
अब आपके पास में एक ये राइट है कि 100 रुपये में ये शेयर आप खरीद सकते हो 3 महीने बाद, बट ये 100 में खरीदने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे आज। अब आप चांस ले लो, ठीक है। मान लो आप श्योर हो कि मार्केट में स्पॉट प्राइस भी आज 100 है, वो तो ठीक है, कोई मैटर नहीं करती, लेकिन आज से ठीक 3 महीने बाद आप श्योर हो कि मार्केट में प्राइस 80 रुपये ही होगी। जब आपको पता है कि प्राइस गिरने वाली है, 80 रुपये हो जाएगी, तो और वो आपको आज ही पता है, मान लो फॉर एग्जांपल आसपास, तो क्या आप ये ऑप्शन खरीदोगे? 80 की चीज़ कोई 100 में खरीदना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, ये फ़ोन, ये 3 महीने बाद फ़ोन, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, आप खरीद लो, कॉल ऑप्शन है, खरीद लो। ये 3 महीने बाद फ़ोन आप एक काम करना, 50,000 में खरीद लेना 3 महीने बाद। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको ये कितनी कीमत हो सकती है। 50,000 नहीं, 1 लाख ले लो। 3 महीने बाद 1 लाख रुपए में आपको ये फ़ोन खरीदने का मैं राइट दे रहा हूँ। क्या आप खरीदोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है फालतू की प्राइस बता रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपको फालतू क्यों लगे पता है? क्योंकि आपको पता है इसकी रियल प्राइस मैक्सिमम 10,000 15,000 होगी 3 महीने बाद, ठीक है। 3 महीने बाद बोलो, 3 महीने बाद तो और कम हो जाएगी। जब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, तो आपके लिए ये जो ऑप्शन मैंने दिया वो वेस्ट हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा प्राइस मैंने बता दी है तो सेम चीज़ अगर 80 हो सकती है प्राइस, आपको लगता है कि यार 80 होगी इसकी प्राइस, तो जब आपको पता है कि 80 में मैं वो चीज़ 3 महीने में स्पॉट मार्केट में खरीद सकता हूँ, तो क्यों 100 का ऑप्शन खरीदूँ? कॉल ऑप्शन सिर्फ तभी खरीदा जा सकता है जब प्राइसेस के बढ़ने का डर होगा, गिरने का नहीं सर। क्योंकि वैसे भी मुझे पता है ये ऑप्शन आज आप खरीद भी लो, 10 रुपये दे भी दो, तो यहाँ पे लैप्स हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में 80 का मिल रहा है, कोई भी क्यों 100 में चीज़ खरीदेगा। तो एक चीज़ कंफर्म है, यहाँ पे जो मुझे उसमें कैश फ्लो होने वाला था वो है 0, और उसी वजह से यहाँ जो कॉल की वैल्यू होनी चाहिए वो है 0। क्यों कॉल की वैल्यू 0 होनी चाहिए? क्योंकि इस ऑप्शन को कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई डिमांड ही नहीं है, इतना महंगा कोई नहीं खरीदना चाहता। ओके, अब एक चीज़ और, मान लो प्राइस 100 चली जाती है, मुझे लगता है कि प्राइस 100 रुपये होगी 3 महीने बाद में, तो जब आपको लग रहा है कि 100 रुपये प्राइस होगी, तो मार्केट में जाके 100 में खरीद लेना। उतने का ही ऑप्शन खरीदने के लिए आज 10 रुपये का खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? कौन बेवकूफ़ ऐसा करेगा? जब बिना खर्चा किए 100 में मिल सकता है 3 महीने बाद, तो आज 10 रुपये का खर्चा करके क्यों ऐसा राइट खरीद रहे हो कि 100 में ही मिले? तो 100 की चीज़ कोई भी कॉल ऑप्शन में 100 में नहीं खरीदता, पे ऑफ क्योंकि 0 ही होएगा, 0 ही होएगा। तो यहाँ पे क्या डिमांड है ऑप्शन की? 0। डिमांड तो कुछ है ही नहीं, कोई नहीं खरीद रहा कॉल ऑप्शन को, तो ऑप्शन की वैल्यू कितनी हुई? 0। कहाँ से आ रही है ये 0 वैल्यूज़? यहाँ से आ रही है कि जो पॉसिबल पे ऑफ होगा इस दिन वो। और एक मान लो, अब प्राइस ले लेते हैं हम 120 रुपये। आपको पता है, ठीक है, आपको पता है, आप एक काम करो, ये हटा दो, चलो ठीक है। अब आपको पता है कि शेयर की प्राइस 120 चले जाएगी, बढ़ने का डर होना चाहिए ना, बढ़ेगा तभी तो कॉल ऑप्शन बिकेगा। अब बढ़ रही है प्राइस, देखो 100 से ऊपर जा रही है। अगर आपको पता है कि 120 रुपये प्राइस जा सकती है, तो क्या आप उसे 100 रुपये में खरीदना चाहोगे? यस सर, नाउ दिस ऑप्शन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर यू, लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ऑप्शन। वाई? बिकॉज महंगी चीज़ को सस्ते में खरीदने का, महंगी चीज़ को सस्ते में खरीदने का एक राइट मिल रहा है, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा ना कि 120 की चीज़ मैं 100 में खरीद सकता हूँ, यानी कि आपको पॉसिबल प्रॉफिट कितना हो सकता है? 20 रुपये का, ठीक है। तो आप क्या खरीदने राज़ी हो इस ऑप्शन को? हाँ, आपने बोला हाँ मैं खरीदने राज़ी हूँ, ठीक है सर खरीद लो, और उसका ऑप्शन का प्रीमियम है 30 रुपये। अब बताओ खरीदोगे? नहीं खरीदोगे सर। जब तक आपको प्रीमियम नहीं पता था तब तक आप राजी थे, ऑप्शन अट्रैक्टिव भी लग रहा था, लेकिन अब आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको समझ में आ गया कि 30 रुपये का खर्चा करके 20 रुपये का प्रॉफिट हासिल करना समझदारी वाली बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए कि आप ये ऑप्शन खरीदो? सर 20 रुपये मैक्सिमम प्राइस इसकी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 20 रुपये। 20 या उससे नीचे अगर रहा तो यस, ये ऑप्शन खरीदा जा सकता है, देयर विल बी सम डिमांड इन द मार्केट, ठीक है। तो
तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि जो पॉसिबल पे ऑफ है ना आपके एक्सपायरी पे, वही आपकी ऑप्शन की थ्योरेटिकल प्राइस है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, आज अगर आप ये ऑप्शन खरीदते हो तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आज 20 रुपये डाल के बाद में 20 रुपये, या मान लो चलो एक और प्राइस ले लेते हैं, 130 हो गई, तो हाँ फ़ायदा 30 का होगा, तो बाद में ये 30 रुपये का रिटर्न मिल रहा है ना। तो एक तरह से ये आपकी डील हुई ना कि इन्वेस्टमेंट है, ये रिटर्न है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चाहेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, रिटर्न जो भी मिल रहा है या कैश फ्लो एट एक्सपायरी जो भी है, वो कैश फ्लो मेरी ज़्यादा हो रिटर्न इन्वेस्टमेंट से, रिटर्न ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहेगा उस दिन जितना भी मिलने वाला है उससे ज़्यादा यहाँ पे करे। सिंपल सा मतलब है। कोई बिजनेस करके अगर मैं अगले साल 10 रुपये कमा सकता हूँ, सिर्फ एक ही साल का बिजनेस है मान लो, और मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो आज उस बिजनेस को शुरू करने के लिए 1 लाख से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख दूंगा ना। आई बात आपको समझ में? सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम ऑफ दिस ऑप्शन। मैंने बोला था कि हम ये निकालना देखेंगे। हम अब क्या देख रहे हैं पता है? कि जो 10 रुपये मार्केट में इस प्राइस पे, प्रीमियम पे ऑप्शन बेचे जा रहे हैं, क्या वो सही है? वो सही है या नहीं, ये पता करने के लिए हमें थ्योरेटिकल प्राइस निकालनी ज़रूरी है। और वो सही तभी होंगे जब उससे ज़्यादा हमें, ज़्यादा या एटलीस्ट उतना तो हमें कैश फ्लो हो एक्सपायरी पे। सो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज़ नथिंग बट, ध्यान देना मैं बेसिक लेवल पे बताता हूँ। दो तरीके से डिवाइड कर देंगे, बेसिक लेवल पे और मेथड्स जो हमारे सिलेबस में दिया। सो बेसिक लेवल पे कॉल की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? इट्स नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ एस माइनस के बाई ज़ीरो। और पुट की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? मैक्सिमम ऑफ के माइनस एस बाई ज़ीरो। सर ये तो ग्रॉस पे ऑफ का फॉर्मूला हो गया, आपने हमें ग्रॉस पे ऑफ का फॉर्मूला बताया था ना, ये रहा। एग्जैक्टली क्योंकि मैं भी अभी भी तो आपको यही कह रहा हूं कि जो पे ऑफ आपका वहां पे हो सकता है, उससे ज़्यादा ऑप्शन की वैल्यू आज नहीं होनी चाहिए, कोई देगा ही नहीं। आप वापस से देख लो, आप मुझे यहाँ पे 30 रुपये दोगे क्या? 20 के प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे 30 रुपये दोगे क्या? नहीं दोगे, कोई भी नहीं देगा सर। इन्वेस्टमेंट कोई भी ज़्यादा नहीं करेगा जितना मिल रहा है उससे। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना? जितना पे ऑफ। और पे ऑफ का फॉर्मूला क्या, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो सर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे। चलो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अब मान लो अभी तक तो मैं एक एक प्राइस ले रहा था, अब ये सब हटा देते हैं। चलो हटाना क्यों है, हम नए तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे। आज की स्पॉट प्राइस है 100 रुपये और स्ट्राइक प्राइस मान लो कॉल ऑप्शन का है, यानी कि राइट टू बाय 110 रुपये। ठीक है, और इसको ख़रीदने के लिए आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। अब आपको क्या लग रहा है कि इस दिन, ये जो दिन है, इस दिन प्राइस 90 रुपये भी जा सकती है, 110 रुपये भी जा सकती है, 130 रुपये भी जा सकती है। अभी तक आपको लग रहा था एक ही, ठीक है, तो अगर 90 गई, 110 गई, 130 गई, तो कैसे प्रीमियम निकालोगे यहाँ पे? यानी कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस प्राइसेस, क्योंकि आप तो आज बैठ के डिसाइड करोगे। आज बैठ के तो सिर्फ आप एक्सपेक्टेड ही प्राइस निकाल सकते हो, एक्चुअल प्राइस तो कभी निकाल नहीं सकते। और अगर आपकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस 3, 2 या उससे ज़्यादा रही तो क्या कर लोगे? एक रही तो क्लियर पता चल जाएगा कि भैया 90 रही तो हम तो एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं ना। 90 की चीज़ कोई 110 में नहीं खरीदेगा और पे ऑफ 0 है तो वैल्यू भी 0 हो गई। 110 की चीज़ भी कोई 110 में नहीं खरीदेगा, पे ऑफ 0 है तो वैल्यू भी 0 हो गई। बट 130 की चीज़ तो 110 में खरीदेगा, पे ऑफ 20 रहा तो वैल्यू भी 20 हो गई। और एक प्राइस ले लो 170, तो 170 की चीज़ भी 110 में खरीदी जाएगी, पे ऑफ कितना? 60 रुपये, तो यहाँ पे भी वैल्यू 60 रुपये। लेकिन अब मुझे बताओ 0, 0, 30 और 60, 30 नहीं 20 और 60। अब ये 4 प्राइसेस पॉसिबल है तो 4 पे ऑफ पॉसिबल है। इसमें से कौन सी होगी हमारी प्रीमियम? बताओ कौन सी होगी हमारी प्रीमियम? अब ऐसा टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी जहां एक से ज़्यादा प्राइसेस पॉसिबल है वहां इतना समझ लो कि प्रैक्टिकली तो एक ही प्राइस होनी है। तो इसके होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड करो। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विल प्ले द रोल, प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड करो। मान लो 90 रुपये होने के चांसेस आपके 30% है,
इसके होने के चांसेस 20% है, इसके होने के चांसेस 25% है और इसके भी होने के चांसेस 25% है। सो 170 के चांसेस अगर 25% है तो ये पे ऑफ के भी चांसेस 25% हो गए। 130 के चांसेस 25% है तो 20 के भी चांसेस 25% हो गए। आपने क्या करना है, बस पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, ये आपकी प्रीमियम ऑप्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या होगा सर, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आया 24 रुपये, ले लो मन से, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइसेस ये हो सकती है, यानी कि मेरा एक्सपेक्टेड पे ऑफ ये हो सकता है। तो वही तो निकाला मैंने कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ की सिंगल फिगर क्या, 24 रुपये। तो 24 रुपये शुड बी द मैक्सिमम प्रीमियम ऑफ दिस ऑप्शन। आया समझ में? एक प्राइस है, सिर्फ 90 हुई तो ज़ीरो, तो पे ऑफ भी ज़ीरो, वैल्यू भी ज़ीरो। 170 हुई तो पे ऑफ 60, तो वैल्यू भी 60। लेकिन अगर सारे हो सकते हैं तो फिर एक्सपेक्टेड निकालना पड़ेगा, वहाँ प्रोबेबिलिटी विल प्ले द रोल। ठीक है सर, आ जाओ अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 53 पे, नहीं 53 है, 53 पे ध्यान देंगे। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। एज एन इन्वेस्टर यू हैड परचेज्ड 4 month कॉल ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन जो 4 महीने बाद एक्सपायर होगा, ऑन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10, ऑफ ₹10 बोला है, फॉर नहीं बोला है, तो यह है फेस वैल्यू, जिसकी करंट मार्केट प्राइस है 132, एक्सरसाइज प्राइस है 150। ठीक है, यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेंज बिटवीन 120 रुपये से 190 रुपये, 120 to 190 के बीच में वो प्राइस होगी एक्सपायरी पे। द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ द एक्स लिमिटेड है और उसकी प्रोबेबिलिटीज आपको दी है। आपको क्या दिया है, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालने बोला। कंप्यूट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द 4 month। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 53, पहला जो पार्ट आपको बोला है वो यहाँ पे प्राइस निकालने बोला है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। कैसे निकालोगे सर, बहुत सिंपल, प्रोबेबिलिटी से शेयर प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर लो और टोटल कर लो, टोटल आएगी 160 रुपये 50 पैसे। बहुत आसान था, देख लो फर्स्ट वाला पार्ट। ये तो हमने प्रोबेबिलिटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी देख लिया था। तो अब क्या हो रहा है, स्पॉट में जो प्राइस है वो है 132, स्पॉट की प्राइस है 132, स्ट्राइक प्राइस है 150 और यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन आई है वो है 160 रुपये 50 पैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस होगी। ये पहला आंसर हो गया। अब हम दूसरा आंसर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी। जब भी क्वेश्चन पूछे ना कि वैल्यू निकालना है, इसका मतलब वो प्रीमियम निकालने की बात बोल रहा है, वो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालने की बात बोल रहा है, वो फेयर वैल्यू निकालने की बात बोल रहा है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की बात बोल रहा है। देयर आर डिफरेंट नेम्स। 4 महीने के एंड में अगर एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल करती है तो वो ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी। बहुत सारे बच्चों ने यही किया कि सर 4 महीने के एंड में निकालनी है ना ऑप्शन की वैल्यू। बहुत सिंपल सर, मैक्सिमम ऑफ S माइनस के अगर कॉल है तो, और पुट रहा तो K माइनस एस इज इक्वल टू 0। तो हमने वैल्यूज़ रखी, हमने बोला मैक्सिमम ऑफ 160.50 माइनस 150 0, सो मैक्सिमम ऑफ 10.5 और 0, तो आंसर क्या आया 10.5। गलत हो गया सर आपका आंसर। तो ये गलत कैसे हो गया सर, मैं बताता हूँ गलत कैसे हुआ। आपने एक चीज़ है जो क्वेश्चन में ढंग से पढ़ी नहीं। इफ़ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स, इसका मतलब क्या है, यानी कि उस दिन स्पॉट मार्केट में जो प्राइस थी वो एक्सरसाइज प्राइस के बराबर की थी। यानी उस दिन मार्केट में क्या प्राइस थी, 150 रुपये। उस दिन 150 की प्राइस थी, आपका ऑप्शन भी 150 का था। वैल्यू कितनी है, 150 माइनस 150 0। एक्सरसाइज हो रहा है क्या, नहीं, तो वैल्यू कितनी 0। इसीलिए ऑप्शन की वैल्यू इज़ 150 माइनस 150 0, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ, ये देखो आया, ये समझ में आया। उसने बोला ना ये 150 जो है ये स्पॉट प्राइस है, ये 150 है ये स्ट्राइक प्राइस है, कर लो माइनस, नहीं मिलेगा कुछ भी, बराबर। अब तीसरा पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन बोलता है कि मान लो कि आप, वो सेकंड वाला पार्ट छोड़ दो, इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मैच्योरिटी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल। अब वो देखो क्लियरली बोल रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल, यानी कि अब 150 नहीं होगी मार्केट में प्राइस,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस से निकाली जा सकती है ना, ध्यान देना। यानी कि उस दिन मार्केट में प्राइस कितनी होगी, 160 रुपये 50 पैसे। अब तो सर 160 रुपये 50 पैसे होगी, अब तो ये नहीं हो रही ना थर्ड पार्ट में, अब हो रही है 160 रुपये 50 पैसे। तो अब तो 10 रुपये 50 पैसे हमारा कॉल का वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर ये प्राइस हुई तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा और 10 रुपये 50 पैसे का पे ऑफ होगा, जो कि यहाँ की वैल्यू होनी चाहिए। सर अभी भी आंसर गलत है, मैं बताता हूँ क्यों। सर ये एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही बोल रहे हो आप। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि 160 रुपये 50 पैसे पे मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा, इसका मतलब ये प्राइस जहाँ से भी निकली है उस हर प्राइस पे आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो। अब थोड़ा सा टेबल में वैल्यूज़ को रखते हैं और फिर देखते हैं कि सही में क्या है। आपके पास एक्सरसाइज प्राइस कुछ 5 है, मतलब एक ही है, 5 बार लिख रहा हूँ। स्पॉट प्राइस अलग अलग है आपके पास, 20 40 60 80 और 90, 120 140 160 190 80 और 190। ठीक है सर, अब आप मुझे बताओ आप क्या एक्शन लोगे। कॉल ऑप्शन है ना, 120 की चीज़ 150 में खरीदोगे क्या? कॉल ऑप्शन है, खरीदोगे? नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। हाँ, 160 की चीज़ में 150 में ज़रूर खरीदूंगा, तो मैं एक्सरसाइज 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 करूँगा। तो ये आ गया पे ऑफ 0 0। जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो पे ऑफ माइनस में आता है क्या? नहीं, 0 में आता है। और जब एक्सरसाइज करता हूँ तो पॉजिटिव में आता है। ठीक है, पंगा क्या हो रहा था पता है? पंगा ये हो रहा था कि आपने बोला 160 रुपये 50 पैसे उस दिन प्राइस हुई तो हम एक्सरसाइज करेंगे, मतलब ये जहाँ से निकली थी उस हर प्राइस पे आप एक्सरसाइज कर रहे थे। आप पहले वाले पे भी एक्सरसाइज कर रहे थे, दूसरे वाले पे भी एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी कि आप एक्चुअल में यहाँ भी एक्सरसाइज करके -30 पे ऑफ ला रहे थे और यहाँ भी एक्सरसाइज करके -10 पे ऑफ ला रहे थे, जो कि नहीं हो सकता। कभी लॉस नहीं हो सकता पे ऑफ में, ग्रॉस पे ऑफ में। तो आप अगर ऐसे पकड़ोगे तो आंसर सही आता है। चलो अब हम देखते हैं एक्चुअल आंसर क्या है। फिलहाल के लिए आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सही तरीके से चलो कि हम नहीं करेंगे एक्सरसाइज तो पे ऑफ 0 होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी क्यों निकालेंगे सर? देखो, जब एक से ज़्यादा प्राइसेस हो सकती है तो एक से ज़्यादा पे ऑफ हो सकती है। अब 10 रुपये होगा या 30 होगा, इसके चांसेस जो है वो लिखना ज़रूरी है। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी है 5 20 50 और 10 और 15। 5 20 50 10 और 15। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 15% प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन शेयर की प्राइस 190 रुपये होगी? हाँ। इसका मतलब इतनी ही प्रोबेबिलिटी हुई कि पे ऑफ मेरा 40 रुपये होगा? हाँ। यानी कि पे ऑफ को मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 0 0 5 1.5 6, एक सेकंड, 5 3 और 6 सो 14। ये है आपका ऑप्शन का वैल्यू। ये है एक्सपेक्टेड पे ऑफ। पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आया। इतनी वैल्यू होनी चाहिए कॉल की। आप आज इस कॉल को खरीद के 14 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते, तो 14 रुपये से ज़्यादा आज दोगे भी नहीं। अब आप जो गलत कर रहे थे ना, 10 रुपये 50 पैसे आपका कैसे आ रहा था, मैं बताता हूँ आपको कैसे आ रहा था, फिर आप बोलना कि वो सही था या गलत था। आपने क्या किया, हर प्राइस पे एक्सरसाइज किया। तो लेट से अगर मैं यहाँ भी एक्सरसाइज करता, इन तीनों पे तो वैसे भी कर रहे हैं, उस पर भी एक्सरसाइज करता, तो यहाँ आता -30 और यहाँ आता -10। अब आप -30 को मल्टीप्लाई करके देखो तो यह आएगा -1.5 और यह आएगा -2, फिर ये 5 3 और 6। अब टोटल करके देखो वो आएगा 10 रुपये 50 पैसे। ऐसे आ रहा था आपका। क्या मंजूर है आपको 10 रुपये 50 पैसे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव पे ऑफ मंजूर नहीं है। नेगेटिव पे ऑफ मंजूर नहीं है, यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं। जब ये नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता, तो 10 रुपये 50 पैसे भी नहीं हो सकता सर। तो हर एक पॉइंट पे देखो कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं सब पे एक्सरसाइज कर देंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। ठीक है सर, यही बस आपको सीखना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50 आपका खत्म हुआ। देखो 14 रुपीज़ आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर 0 है क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल कर रही है। सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 का, 54 का। ये आपको होमवर्क लेना है। इसमें आपका पुट ऑप्शन है, ध्यान देना बस।
पुट ऑप्शन के एंगल से लेना है। पुट ऑप्शन में क्या होता है, राइट टू सेल। तो आप बेचोगे कब सर, 300 रुपये जब ज़्यादा होंगे। 300 रुपये, देखो आप ये भी तो सोचो ना, मैं आपका यहीं पे निकाल के देता हूँ। देखो क्या 180 की चीज़ 300 में बेचोगे, हाँ, तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। हाँ, 260 की चीज़ 300 में बेचोगे, हाँ, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। हाँ, 280 की चीज़ 300 में बेचोगे, यस, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। बट 320 की चीज़ 300 में नहीं बेचेंगे सर, नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन की पे ऑफ कितनी होगी, 0। जहाँ एक्सरसाइज किया वहाँ पे ऑफ निकालो। 280 में से 30 गए, 20, यहाँ 40 और यहाँ 120। बस करना क्या है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो। 120 का 10% 12 रुपये, 40 का 10% 8 रुपये, 20 का 50% 10 रुपये। सो 12 और 8 20 और 10 30 रुपये आपका ऑप्शन का वैल्यू आता है। कहानी ख़त्म, ये देखो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 भी आपका होमवर्क है। क्या निकालना है, बस एक शब्द बताता हूँ, डिटरमाइन द प्रीमियम एट विच अर्नव विल ब्रेक इवन। अर्नव विल ब्रेक इवन, ध्यान देना, बस ब्रेक इवन का मतलब समझाता हूँ, बाकी प्रोसीजर सारी सेम है जो अभी अभी दो क्वेश्चन में आपने करा है। कोई भी ऑप्शन अगर आप खरीदोगे तो आपका जो एक होगा इन्वेस्टमेंट, वो होगा सर कॉल ऑप्शन में आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। ठीक है, और यहाँ होगा कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो के बाद यहाँ कैश इनफ्लो होगा। वो क्या होगा, वो और कोई नहीं सर, पे ऑफ होगा। जो भी आपका ऑप्शन का सेटलमेंट होगा, या तो ज़ीरो या तो कुछ प्रॉफिट, तो वो होगा पे ऑफ। और क्वेश्चन बोलता कि ऐसा प्रीमियम हमें बताओ कि जहाँ हमारा ब्रेक इवन अचीव हो जाए। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है पता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जितना लगाया उतना कमाया, जितना लगाया उतना कमाया। अब बताओ, यहाँ अगर आपको 10 रुपये ही आए तो यहाँ कितना प्रीमियम होना चाहिए, 10 रुपये। 10 माइनस 10 करोगे तभी ज़ीरो आएगा। यहाँ ब्रेक इवन का मतलब है ज़ीरो पोजीशन आ जाए, आपकी ज़ीरो आ जाए प्रॉफिट और लॉस के सिचुएशन। तो यहाँ निकाल लो सर एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना है, वही आपकी प्रीमियम बन जाएगी। और वही हमने पिछले 2 क्वेश्चन में करा, बस यहाँ पे पूछा अलग तरीके से है। वहाँ पूछा था ऑप्शन की वैल्यू निकालो, यहाँ बोला ब्रेक इवन का प्रीमियम कौन सा है। सर प्रीमियम जो होता है, जो थ्योरेटिकल, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्रेक इवन प्रीमियम और कुछ नहीं सर, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन है, जो कि आप निकालते हो पे ऑफ से। ख़त्म, और क्या, नया कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो बाकी वही तरीका है, आपको वैसे निकालना। 16 रुपये 50 पैसे आएगा। आप ये टेबल बना के भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आप क्लियरली देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। कॉल ऑप्शन है, ठीक है, 460 का आपको एक्सरसाइज प्राइस मिल रहा है। अब 460 में ख़रीदना है, 460 460 ये है कॉल ऑप्शन। तो क्या 470 का आइटम 460 में खरीदने रेडी हो? यस, सस्ता ही तो मिल रहा है। तो आप एक्सरसाइज करोगे कितना मिलेगा, 10 रुपये। 450 का 60 में नहीं खरीदोगे। 450 में जो चीज़ मिल रही है वो 460 में क्यों खरीदे, नहीं, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा 0। 80 का 60 में खरीदोगे 20, 90 का 60 में खरीदोगे 30, 500 का 460 में खरीदोगे 40। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया, पे ऑफ 2 रुपये, इसमें 0। 20 को 35% से मल्टीप्लाई करो तो 7 रुपये, 30 को 5% से करोगे 1.5 रुपये, और 40 को 15% से करोगे 6 रुपये। आ गया 16 रुपये 50 पैसे। कहानी ख़त्म। सेम वही कैलकुलेशन। ठीक है सर, 3 क्वेश्चन सेम तरह के थे। अब क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये नए कॉन्सेप्ट पे है। तो एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक लेने के बाद हम आएंगे और डिस्कस करेंगे ये मॉडल। पहले क्या है देख लेते हैं। अभी इसके पहले वाले पार्ट में हमने 45 से लेके 51 तक करा था, प्रॉफिट लॉस देखा था। अभी हमने क्या देखा, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन देखा है। एक तो हेजिंग वाला पार्ट देखा, उसके बाद ये क्वेश्चन और ब्रेक इवन तक ये हमने ऑप्शन की वैल्यू निकालना देखा। अभी भी हम ऑप्शन की वैल्यू ही निकालेंगे सर। अभी तो हमने बेसिक सीखा कि जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ होते हैं S माइनस के, दैट शुड बी मैक्सिमम ऑफ दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। बट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना, अब आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। आज प्रीमियम पे करना है ना, कैश आउटफ्लो तो आज होना है,
और यहाँ पे हमें अगर पे ऑफ हो रहा है 10 रुपये का, तो ये तो कैश इनफ्लो यहाँ का है, तो यहाँ का 10 रुपये यहाँ के 10 के बराबर नहीं होता सर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आज का जो प्रीमियम है ना, वो इस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, बस यही चीज़ पे आगे वाला कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल मॉडल, बाकी सब कुछ सेम है। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद देखते हैं सर बाइनोमियल मॉडल पे कैसे ऑप्शन की वैल्यू निकालेंगे। And I took Cristiano to the room and I said, Cristiano, look, the daddy used to live here. And he looked at me, you joke, no? And I said, yeah, no, daddy don't joke, I live here. And he didn't believe. He didn't believe because what he see now, he don't imagine what we sacrificed, the hardest time that he had. He don't believe.